चलो, you have 15 minutes. I want you to revise whatever we did in the last class, especially what is normative science, positive science, and what were the definitions of economics. Adam Smith, Alfred Marshall, Lionel Robbins, and there was one more definition of Paul Samuelson. लिखा तुम लोगों ने नोट्स? तो उसके अंदर आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा. व्हाट इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर ग्रेडेबल. हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को लेकर डिफाइन किया था चीज़ों को. चलो स्टार्ट करो, रिवाइज करना. कोई डाउट रहेगा तो मेरे को पूछो, नहीं रहेगा तो आई विल गो अहेड विद द न्यू पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, और चैप्टर नंबर 10 का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो मैं कंप्लीट कर ही देगा. कोई कॉन्सेप्ट वापस रिपीटेड चाहिए तो मेरे को बताना. इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन सम पार्ट ऑफ द नोट्स, जो नोट्स लिखवाए वैसे तो वही है जो मैंने पढ़ाया था, पर अगर नोट्स का भी कोई चीज़ तुम लोगों को नहीं समझ में आया है और कोई डाउट रहेगा तो यू ऑल कैन आस्क मी दैट. इफ़ देर इज़ एनीथिंग दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन, प्लीज़ आस्क बेटा, आई कैन एक्सप्लेन. चलो क्विकली रिवाइज करो बेटा. कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है कि यही आएगा. तो अगर तुझे कुछ नहीं समझा है तो मेरे को पूछ. कौन से चैप्टर का बात कर रही है? मनी मार्केट में से कुछ भी आएगा. और जितना मनी मार्केट इजी दिखता है उतना इजी चैप्टर है नहीं. आपको उसको घर पे जाकर अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ समझ में आने वाली है. वरना यू विल ऑलवेज बी इन अ डिफ़िकल्टी, क्योंकि बहुत सारा रिलेशनशिप है, बहुत सारा लॉजिक है. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली तेरे को कोई चीज़ का आंसर मिलने वाला है. I want everybody to revise. If there is any doubt, please let me know. That includes the Zoom class as well. हम लोगों ने 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे. एक तो वो सारा डेफिनेशंस किया था, उसके बाद हम लोगों ने किया था व्हाट इज़ माइक्रो एंड व्हाट इज़ मैक्रो. फिर हमने पढ़ा था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और उसी फीचर्स के अंदर एक पॉइंट था जिसका नाम था पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस. इसके साथ साथ एक और चैप्टर कंप्लीट किया था हम लोग ने, विच वॉज बिजनेस साइकिल्स. सो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट क्विकली. बिजनेस साइकिल का तो इतना कुछ मेजर नोट्स भी नहीं था, बट ये वाले चैप्टर का नोट्स तुम लोग को मिल गया था. आई होप यू ऑल हैव कंप्लीटेड इट. हाय तनिष, गुड आफ्टरनून, थैंक यू. बेटा फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम मतलब हम जितना भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं उसका एक फ्रैक्शन रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है. उसको फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम बोलते हैं. और उसके वजह से जो क्रेडिट क्रिएशन है और जो मनी मल्टीप्लायर है उसका वैल्यू अफेक्ट होता है. क्योंकि अगर रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा. सो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम इज वॉट एवर डिपॉजिट्स द बैंक्स रिसीव, उसका एक फ्रैक्शन, उसका एक परसेंटेज they need to keep it in the form of reserves. 100% लोन्स के फॉर्म में हम लोग नहीं दे सकते हैं. नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस का भी था ना वो नोट्स में, डिस्टिंग्विश बिटवीन जैसा. बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस वापस बोल रहा हूँ कि जब MCQs आया था तभी बहुत सिंपल लगा था, क्योंकि यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड शुड बी, तुमने वही किया. बट तुमको ये भी समझ में आना चाहिए कि बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत है, क्यों वो पॉजिटिव है या क्यों वो नॉर्मेटिव है, वो समझना इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है? आइडेंटिफाई दैट स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी है. अगर सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात किया तो पॉजिटिव साइंस, प्रॉब्लम के साथ साथ कोई सोल्यूशन दिया तो वो नॉर्मेटिव साइंस. कोई स्टेटमेंट फैक्ट का है तो पॉजिटिव, वेलफेयर का है, किसी का भलाई करने के बारे में बात कर रहे हैं, वेल बीइंग का है, तो इट इज़ नॉर्मेटिव साइंस. मैंने तुम लोगों को 4 पेज रीड करने के लिए भी दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दैट वाज यूनिट नंबर 2, व्हाट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, व्हाट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. जो मेरे को लगता है काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है. अगर आप लोग ने पढ़ा रहेगा तो कोई डिफिकल्टी आना तो नहीं चाहिए. क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है? हाँ या ना में जवाब चाहिए मेरे को.
इज बिजनेस इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स? यस, बिजनेस इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मैक्रो एज वेल. क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है? कौन सा साइंस है? नेचुरल साइंस के सोशल? क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट है? क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स एब्स्ट्रैक्ट है? तो क्या है? प्रैग्मेटिक है. बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर एक ही चीज़ पे फोकस है कि इंटरडिसिप्लिनरी है. मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स का धंधा काफ़ी फैला हुआ है. बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स दूसरे सब्जेक्ट्स में यूज़ होते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी. बोलो, बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात करता है कि प्रॉब्लम, इसका मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इन नेचर. एंड कैन आई से इन बिजनेस इकोनॉमिक्स वी स्टडी द different forms of market and the private enterprise. What is private enterprise? Socialist economy के capitalist economy? So अगर if I have to give you a short revision of whatever we did in the last class, economics has been derived from which language? Greek word, and that Greek word is by the name of oikonomia. Oikonomia का मतलब household management. Economics के अंदर सबसे पहला definition जो आया वो science of material wealth. Wealth created from गुड्स, नॉट फ्रॉम सर्विसेज. मतलब सर्विसेज को इग्नोर किया, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. भाड़ में जाए जनता, अपना काम. डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. कैन आई से एडम स्मिथ प्रमोटेड लेजियस अफेयर इकोनॉमी, दैट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ही रोट अ बुक बाय द नेम ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस इन द ईयर 1776. ये बराबर है. ही इज कंसिडर्ड एज अ डैश इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. फिर अल्फ्रेड मार्शल आया और बोलते हैं कि पप्पा आप जो बोलते हो वो बराबर है, पर सिर्फ पैसे के बारे में बात किया, लोगों के वेलफेयर के बारे में बात नहीं किया. सो इज इकोनॉमिक्स ओनली द स्टडी ऑफ मैन, कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन काइंड? ये सब नोट्स में है. इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन काइंड गिवन बाय अल्फ्रेड Marshall in his book Principles of Economics. The year is 1890. He is considered as a neoclassical economist. पैसा important है कि नहीं है? Undoubtedly the most important thing है. But पैसा कैसे कमाते हो वो भी important है. क्या economics is the study of an individual in isolation? मतलब इंडिविजुअल बिहेवियर का स्टडी है कि सोसाइटी के बिहेवियर का स्टडी है? सोसाइटी के बिहेवियर का स्टडी है. फिर आया लायनल रॉबिन्स. लायनल रॉबिन्स ने एक डेफिनेशन दिया जिसका नाम है स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन. लोगों को उम्मीद नहीं थी तेरे से कि तू आएगा. कुछ नहीं बेटा, आज पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल नॉट कम. सो लायनल रॉबिन्स का जो डेफिनेशन है वो है स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, या तो साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग. Why do we have to make a choice? Because we have surplus के we have scarcity. देख भाई, अगर abundance होता तो चॉइस क्या करता? सब खरीद लेता. पर तेरे पास 7,000 रुपये का पॉकेट मनी था, वो 7,000 रुपये में से 500 रुपया बचा था, तो तेरे को एक चॉइस करना पड़ा कि मैं या तो ये खरीदेगा या तो वो खरीदेगा. सो जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग और इट इज़ द साइंस ऑफ स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन. चलो, इकोनॉमिक्स के अंदर इसने एक डेफिनेशन दिया है, जिसने लिखा रहेगा देखो ऐसा ही कुछ है क्या? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव सिंगल यूज के ऑल्टरनेटिव यूजेस. मतलब कहने से पैसा एक ही रिसोर्स है पर उसके बहुत सारे यूजेस हैं. मैं भी एक रिसोर्स है, पर अगर मैं ये लेक्चर फिलहाल यहाँ पर ले रहा हूँ तो ये टाइम पर मैं दूसरी जगह पर पहुँच सकता नहीं है. सो रिसोर्स एक है पर उसके यूजेस ऑल्टरनेटिव है. इससे क्या समझ में आया? ह्यूमन वांट्स आर, दूसरा ह्यूमन वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. तीसरा रिसोर्सेज आर स्केर्स बोलना चाहिए कि रिलेटिव स्केर्सिटी. देख, मैंने उसका एक स्टेटमेंट भी लिखवाया रहेगा. रिलेटिव स्केर्सिटी मीन्स scarcity of resources in comparison to unlimited human wants, and these resources have single use के alternative. फिर एक और डेफिनेशन लिखवाया है जहाँ तक मेरे को याद है. इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स का मतलब वॉन्ट्स, और इकोनॉमिक्स न्यूट्रल है मतलब गुड वॉन्ट और बैड वॉन्ट के बीच में वो भेदभाव करता नहीं है. फिर हमने लिखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ
स्केर्सिटी, उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो खोया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आया पॉल सैमुएलसन का डेफिनेशन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ग्रोथ में राइज इन आउटपुट लिखा रहेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा। जबकि इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर हम इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर करते हैं तो वो बन क्या जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर देख मैंने एक डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखवाया है 99% बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। आई होप ये सबको नॉस्टैल्जिक फीलिंग आना चाहिए, 11th-12th स्टैंडर्ड में दोनों में पढ़ा है कि नहीं से माइक्रो मतलब चौटा चौटा, मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब एग्रीगेट। माइक्रो में पार्शियल इक्विलिब्रियम, मैक्रो के अंदर जनरल इक्विलिब्रियम। माइक्रो के अंदर इट इज कॉल्ड एज प्राइस थियरी, मैक्रो के अंदर इट इज कॉल्ड एज इनकम थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज 1/1,000th ऑफ अ पार्ट, स्मॉल पार्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द लार्जर पार्ट। माइक्रो में स्लाइसिंग मेथड, मैक्रो के अंदर लंपिंग मेथड, ऐसा सब याद है क्या? एंड फाइनली वी हैव रिटन व्हाट इज पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। आर वी ऑल क्लियर विद दैट? श्योर है? किसी को कोई डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज कुछ भी नहीं है? सो लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इज बाय द नेम ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या? अगर एक वर्ड में जवाब देना है तो स्केर्सिटी। क्या बोला है? एक वर्ड में अगर जवाब देने का रहेगा तो कैन आई से स्केर्सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और अगर बेटा रिसोर्सेज लिमिटेड रहेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो कैन आई से सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ऑफ scarcity. Scarcity is also called as limited availability of resources. If the resources are limited, तो आउटपुट अनलिमिटेड हो सकता है क्या? इसका मतलब आउटपुट भी क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड। अब ये जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये एक कंट्री का प्रॉब्लम है कि ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? इसका मतलब स्केर्सिटी इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। और स्केर्सिटी के वजह से 4 प्रॉब्लम्स खड़े हुए, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, विथ हुम टू डू। ये तो 5 हो गए। कितना सवाल है? 4। सो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हेन एंड वेयर आर नॉट द क्वेश्चंस। तो पहला सवाल क्या आया बेटा? व्हाट टू एंड इन हाउ मच क्वांटिटीज। सो बेटा 2 टाइप के गुड्स होते हैं। कितने टाइप के गुड्स होते हैं? या तो गुड्स आर consumer goods are those goods which satisfy the wants of the consumer, human but consumer. Capital goods consumer use करता है कि producer use करता है? मतलब they are used in the process of production. So देख, any problem related with production, क्या बोला बेटा? Any problem related with is called as production का problem. सो पहला सवाल क्या आया केशव? कैन आई से द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। चाहिए तो मेरे को कंज्यूमर गुड भी, चाहिए तो मेरे को कैपिटल गुड भी, मेरे को दोनों चाहिए, पर दोनों के लिए रिसोर्सेज इतना अवेलेबल जिसकी वजह से आउटपुट रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो आउटपुट अगर रेस्ट्रिक्ट हो रहा है तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कितना कंज्यूमर गुड्स बनाएगा और कितना प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स बनाएगा। कैपिटल गुड इज अ प्रोड्यूसर गुड. So either I will produce a consumer good, I will produce a capital good, but I have to make a choice. Why I have to make a choice? Because there is a problem called as scarcity. So any problem related with production, any problem related with is a part of what to produce and in how much quantities. क्या पहला सवाल क्लियर है? चल दूसरा अच्छा उसके ही नीचे देख क्या लिखा है, हु प्रोड्यूसेस व्हाट लिखा है, ऐसा कुछ मैंने लिखा है इधर, तुमने नहीं लिखा रहेगा, लिखा ये भी लिख कर है। अबे जो पढ़ा है नहीं वो लिखा क्यों? मतलब डोंट यू थिंक इट वाज ऑब्वियस कि यू वर सपोज टू राइट टिल नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस, क्योंकि मैंने वहीं तक पढ़ाया है।
बट लिख कर आए हो तो मे गॉड ब्लेस यू, यू हैव सेव्ड योर सेल्फ 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम टुडे। 15 मिनट का काम था ये, 15 मिनट तुमने बचा लिया है, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा मेरे को कि कोई लिख कर आया है, अगली बार से ऐसा पूरा नोट्स ही भेज देगा। ये झंड ने लिखा केशव तेरी माँ की आँख, साले नहीं लिखा ना तू। मम्मी ने पैक किया। किधर गया था? नासिक क्यों गया था? So can I say what to produce and in how much quantities? ये लिखा है कि नहीं लिखा है? Who, नहीं ये भी है, who produces what, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I repeat, anything related with production, क्या बोला? Anything related with is a part of what to produce and in how much quantities. चल दूसरा सवाल क्या आया? How to produce. हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कौन सा टेक्निक यूज करना है। कौन सा टेक्निक? दो टाइप का होता है, या तो लेबर इंटेंसिव होता है या तो कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है यूज ऑफ लेबरर्स, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है यूज ऑफ मशीनरी। कौन से कंट्री को क्या यूज करना चाहिए? अ कंट्री लाइक इंडिया शुड यूज, व्हाई? बिकॉज वी आर अंडर डेवलप्ड, बिकॉज अपने पास लोग ज्यादा है। A country like USA should use, why machinery? Because उनके पास कैपिटल ज्यादा है। अरे US कैपिटल क्यों यूज करता है? तुमने अभी मेरे को एक जवाब दिया, इंडिया लेबर क्यों यूज करता है? तो मैंने यही तो बोला कि USA, तो सही बोला ना मैं? तो लुक तो ऐसा दे रहे थे कि क्या बोल रहे हैं। तुमने ही मेरे को बोला जिसके पास जो ज़्यादा है वो उसका इस्तेमाल करेगा। मेरे पास दिमाग ज़्यादा है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा है, तुम लोग भी कर लो। कहना से क्या ये यूज ऑफ टेक्निक इज डिपेंडेंट ऑन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड? तो फिर ये गलत लिख, इंडिया अंडर डेवलप्ड है इसके लिए यूज करना चाहिए। देख बेटा तू समझ नहीं रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने इंडिया में लेबर क्यों यूज किया? क्योंकि लेबर ज्यादा है, डेवलपमेंट पर थोड़ी डिपेंडेंट है। तो फिर स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? एनी कंट्री विच इज डेवलप शुड यूज कैपिटल, एनी कंट्री विच इज अंडर डेवलप शुड यूज लेबर। पर मैंने वैसा नहीं लिखवाया। मैंने क्या लिखवाया? इंडिया में लेबर सरप्लस। लेबर सरप्लस है तो वेजेस कम और इंटरेस्ट ज्यादा है, जबकि यूएसए के अंदर कैपिटल सरप्लस है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है और वहां पर वेजेस ज्यादा है। तो जिसको जो सस्ता पड़ता रहेगा वो उसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या मैटर करता है? कॉस्ट। कॉस्ट क्या होना चाहिए? कम। कॉस्ट कम कब होएगा? जब तेरे पास कोई चीज का सरप्लस रहेगा। तो इंडिया के अंदर लेबर इज चीप, हाँ ना? इंडिया के अंदर लेबर इज, वेयर एज यूएस के अंदर लेबर इज एक्सपेंसिव, कैपिटल इज चीप। सो जिस कंट्री के पास जो ज़्यादा है वो उसका इस्तेमाल करेगा। तो पहला सवाल क्या आया बेटा? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा सवाल क्या आया? हाउ टू प्रोड्यूस। कहना इस हाउ टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन के टेक्निक का प्रॉब्लम है? टेक्निक मतलब मेथड, टेक्निक मतलब तो देख क्या लिखा है, प्रोडक्शन मेथड प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? सो पहला प्रॉब्लम क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस, बनाना किसके लिए। तो या तो हम रिच के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो पुअर। अच्छा गुड्स तो दोनों को चाहिए ना, रिच को भी चाहिए और पुअर को भी चाहिए। बट इंडिया जैसा कंट्री ज़्यादातर जो गुड्स बनाता है वो किसके लिए बनाता है? क्योंकि अपने कंट्री के अंदर गरीब लोग ज़्यादा है। जबकि यूएस जैसा कंट्री किधर अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है? फॉर द रिच। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस मतलब इधर फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन और फॉर इंडिया जैसा कंट्री ज़्यादा किसके लिए प्रोड्यूस करता है? एक्सपोर्ट के लिए करता है कि अपने खुद के देश के लिए? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। Whereas countries which are having low population will make it for exports. So बेटा ये कहने से ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है?
देख अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, अलग अलग। पहला प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये प्रोडक्शन का प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम नहीं, फॉर whom टू बोल रहे हैं। पहला प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, ये मेथड का प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम। और उसके नीचे देखिए एक सवाल लिखा है हु कंज्यूम्स व्हाट, वर्ड क्या आया, कंज्यूम्स। मतलब कहना है इसे इट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फाइनली एक और क्वेश्चन क्या आया बेटा, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यू नीड टू टेक डिसीजंस ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यू नीड टू टेक डिसीजन ऑन। सो क्या सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पर डिसीजन लेंगे। कहना इसे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, अगर आउटपुट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सेविंग्स भी बढ़ेगा। पर उसके लिए अपने पास दो पॉलिसीज है, एक का नाम फिस्कल पॉलिसी, एक का नाम एनीथिंग विच इज रिलेटेड विथ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। एनीथिंग विच इज रिलेटेड विथ interest rates is called as a monetary policy and that is given by the RBI. So total कितने सवाल आए, 4। पहला what to produce, दूसरा how to produce, तीसरा for whom to produce, और चौथा what provisions are to be made for economic growth। क्या डेवलपमेंट के ऊपर टेक्निक डिपेंडेंट है कि तू डेवलप्ड है तो कैपिटल इंटेंसिव, तू अंडर डेवलप्ड है तो लेबर इंटेंसिव, नहीं। इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, अवेलेबिलिटी। जिसके पास जो ज़्यादा है उसको उसका इस्तेमाल करना है, ये बराबर श्योर है। सो व्हाट इज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन वन वर्ड, स्कैरसिटी का दूसरा मतलब लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के वजह से आउटपुट इज, जब आउटपुट रेस्ट्रिक्ट हो गया बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी या लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी, या हम उसको बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कितना है, 4। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर। देख मैंने क्या लिखा, when to produce and where to produce, ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। when and where are not सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी हर एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, तो क्या हर एक इकोनॉमी सेम तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या टेक्निक अलग होता है, अलग होता है। इसके लिए हमने डिसाइड किया कि देयर शुड बी इकोनॉमिक सिस्टम्स। क्या बोला, देयर शुड बी इकोनॉमिक सिस्टम। कितने टाइप का, 3। कौन सा 3 टाइप, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या तो मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या है, सोशलिस्ट का मेन मोटिव, और मिक्स्ड इकोनॉमी तो कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट का मिक्सचर है, थोड़ा इसका ढापा थोड़ा उसका ढापा, अपना लाइफ जिंगा लाला। हु ओन्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। In a socialist economy, all the factors of production are owned by public, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव ओनरशिप। क्या बोलते हैं, आई डोंट नो ये लिखा है कि नहीं लिखा है, आई डाउट, ये भी लिखा है, चलो अच्छा है। कौन सा ओनरशिप लिखा, कलेक्टिव ओनरशिप। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइसेस कौन डिटरमाइन करता है, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कहना है इसे दैट अगर इकोनॉमी के अंदर प्राइस डिटरमाइन करना है तो कंज्यूमर डिसाइड करता नहीं, प्रोड्यूसर भी डिटरमाइन करता नहीं है, इट इज ऑलवेज द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। कैन यू टेल मी व्हाट आर द अदर नेम्स फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज मार्केट इकोनॉमी, या तो इट इज कॉल्ड एज फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेजियस फेयर इकोनॉमी। जबकि अगर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, एक कौन सा इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइसेस कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट। कौन करता है, और उस प्राइसेस, हाँ लोग बोलते हैं कौन, अरे मैंने क्या सवाल पूछा, तुम क्या जवाब दे रहे हो, मैंने ये पूछा कि कौन प्राइसेस डिटरमाइन करता है, तो तुम मेरे को जवाब देते एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। अरे पर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस का मतलब क्या,
prices are determined and administered by the government. ये बराबर. This economy is called as what? Centrally planned या तो command economy. कौन सा इकोनॉमी? या तो कमांड इकोनॉमी. अभी मेरे को एक तुम लोग से कुछ सवाल पूछने हैं. मेरे को बताओ एफिशिएंसी किधर ज्यादा रहेगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एफिशिएंसी ज्यादा रहेगा कि सोशलिस्ट? कैपिटलिज्म में ज्यादा रहेगा. इकोनॉमिक ग्रोथ किधर ज्यादा रहेगा? सोशलिस्ट में. मतलब गवर्नमेंट इतना काम करेगा कि देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा? कभी नहीं करेगा. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट. वेयर डू यू थिंक will there be more inequalities of income? inequality of income समझते हैं? तो inequalities of income ज्यादा कहां पर होगा? कैपिटलिस्ट में. क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट पे फोकस करता है, वेलफेयर पर फोकस करता. अच्छा, वेलफेयर देने का काम किसका है? गवर्नमेंट. यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो लेजीएस्ट फेयर इकोनॉमी. मतलब गवर्नमेंट तो उधर इंटरफियर करता ही. इसका मतलब रिच विल बिकम रिचर, पुअर विल बिकम पुअरर, एंड इकोनॉमी के अंदर वी विल ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. ये बराबर. कहां पर करप्शन ज्यादा होगा? करप्शन कौन करता है? तो गवर्नमेंट किधर है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में है. कहाँ पर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा रहेगा, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा रहेगा, राउंड चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं, रेड टेपिज्म किधर ज़्यादा रहेगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी में. वेलफेयर का मोटिव किसका है? सोशलिस्ट का है. तो कंज्यूमर का चॉइस का प्रोडक्ट किधर मिलेगा? चॉइस. मुझे जो चाहिए वो प्रोडक्ट कैपिटलिस्ट में बनेगा कि सोशलिस्ट में बनेगा? सोशलिस्ट में. मैं गवर्नमेंट को जो बोलेगा गवर्नमेंट वो बनाएगा. अब इलीगल का बात कर रहा है तू? गवर्नमेंट से इलीगल काम करवाएगा? तू मेरे को एक बात सोच के बता. कैन आई से आई वांट प्रोडक्ट्स ऑफ माय चॉइस. सो मेरे चॉइस के प्रोडक्ट्स मेरे को कौन बना कर देता है? गवर्नमेंट बना कर देता है. कैपिटलिस्ट ही बना कर देगा ना. ठीक है, तेरे को आईफोन के अंदर येलो कलर चाहिए, येलो कलर. नेक्स्ट सीजन में तेरे को ब्राउन कलर चाहिए, ब्राउन कलर. इसका मतलब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या है? कि एंश्योर के कस्टमर इज द किंग. कस्टमर को मजा आना चाहिए, कस्टमर जो बोलेगा वो करेगा. अब इसका एडवांटेज क्या है? बिकॉज कस्टमर जो बोलेगा वो मैं करता हूं, तो आई कैन चार्ज अ हायर प्राइस. हाँ ना, जिसकी वजह से आई एम एबल टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स. सो जब भी हम लोग एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कंज्यूमर सॉवरनिटी. जो लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ा रहेगा ना, उसने शायद रियलाइज किया रहेगा. एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कस्टमर फ्रीडम या कंज्यूमर सॉवरनिटी. सो फ्रीडम किसके पास है? कंज्यूमर के पास. अच्छा, प्रोड्यूसर को खुद का काम करने का फ्रीडम है. ऐसा कंपलसरी नहीं है ना कि तू जॉब ही कर. कंपलसरी नहीं है कि तू सिर्फ अपना बिजनेस ही चला. तेरे को जो करने का करते को खुद नहीं करने का खुद मत कर. So can I say capitalist economy, socialist economy and mixed economy are the three types of economies which help in solving the central economic problem. और हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सेम. किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका मार्केट फोर्सेस है, तो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस है. आर वी क्लियर? आर यू श्योर? पक्का? आप लोग में से क्या आप लोगों ने यूनिट 2 पढ़ा? थोड़ा पढ़ा? वेरी गुड. अच्छा, जिसने भी पढ़ा तुम लोग बहुत रिलेट कर पाया रहेगा विथ वॉट एवर वर्ड्स आई हैव यूज्ड. कंज्यूमर सॉवरनिटी है, रेड टेपिज्म है, एडमिनिस्टर्ड प्राइजेज है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने वहाँ पर लिखे हुए थे. आर वी ऑल क्लियर? श्योर है? तो विथ दिस चैप्टर इज ओवर. खत्म हो गया. तू अगर यूनिट 2 देखेगा तो देख, यूनिट 2 के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पेज टर्न कर तो तेरे को 4 क्वेश्चन दिखेंगे. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. है क्या ये? उसके बाद देख नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो पहला इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिज्म है, दूसरे में सोशलिज्म है और तीसरे में मिक्स्ड। माँ कसम वाला सच खा के बताओ कितने लोग सब कुछ पढ़ के आए? सब कुछ नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ और फिर जिसका भी पढ़ के हो जाता है यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग एमसीक्यूज। एज फार एज आई रिकलेक्ट वी आर डन विथ क्वेश्चन 1 to 40। सो 41 से लेकर 65 तक जितने भी बचे हुए एमसीक्यूज है मेरे को चाहिए कि आप लोग वो सॉल्व करो, बट इट कैन नॉट हैपन विदाउट रीडिंग। तो अगर आपने रीड नहीं किया है तो आप यहां पर रीड करो, और अगर आपने रीड कर लिया है तो यू ऑल कैन डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज। नोट्स बनाने का तो जरूरत है नहीं क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी बनाकर आए हो। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग व्हाट वाज नॉट आस्क्ड फॉर, एंड थैंक यू फॉर नॉट डूइंग व्हाट वाज आस्क्ड फॉर। साला जो बोला था वो नहीं करके आए। सो केशव, कहां तक पढ़ा था तूने? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, किधर तक पढ़ा? वही पढ़ा, मतलब सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही पढ़ा है आपने मैडम? सेम। दीदी बाजू वाली पढ़ा ही नहीं? हाँ अच्छा चलो 10th लेसन कुछ तो पढ़ा ना, मतलब कुछ तो फायदा हुआ जिंदगी में। गजब औरत है। सो बेटा आपके पास 20 मिनट्स का टाइम है टू रीड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। उसके बाद यू हैव अनदर 20 मिनट्स टू सॉल्व एमसीक्यूज। पर बेटा इज्जत से रीड करना। आई थिंक 4 साइड्स है वो भी। देख तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी कितना है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड में 6 साइड है। ऑल द बेस्ट। देख कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट पढ़ ले तो मिक्स्ड ऑटोमेटिकली समझ में आता है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कुछ नहीं समझ में आएगा ना तो तुरंत पूछ लेना, डोंट वेट फॉर द डिस्कशन टाइम। तू रीड कर रहा है और तेरे को कुछ नहीं समझा है, मेरे को पूछ ले। बोलना बेटा, सॉरी, और सेंटेंस रीड करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल ओपन द टेक्स्ट बुक। पेज नंबर बोलेगी क्या? ओके 10th में ये 10 नहीं है, 10 ही तो है। हाँ जा रहा हूँ दीदी, रुको। इसमें फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज वाला पॉइंट बोल रही है। प्राइवेट प्रॉपर्टी तीसरा लाइन। द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स आर फ्री टू यूज देम इन एनी मैनर इन विच दे लाइक एंड बिक्विथ इट एज दे डिजायर। मतलब उसका जो यूज है उनके पास फ्रीडम है कि जैसा वापरने का है तुम उसको वापर सकते हो। फिर भी आई विल गिव यू द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। गूगल बाबा की जय। बिक्विथ का मतलब होता है टू लीव समथिंग। सो अब तू देख, द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फ्री टू यूज देम इन एनी मैनर दे लाइक एंड लीव इट एज दे डिजायर। जितना वापरने का है वापरो, जितना छोड़ने का है छोड़ दो, तुम्हारे बाप का राज है, मजा करो। मतलब ये तुम्हारी तरह है कि नहीं से हर जगह पर एक वर्ड कॉमन दिखता रहेगा तुम लोग को, वो है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है सॉवरनिटी। कंज्यूमर को भी फ्रीडम है, प्रोड्यूसर को भी फ्रीडम है। कंज्यूमर को क्या कंज्यूम करना है उसका फ्रीडम, प्रोड्यूसर को क्या प्रोड्यूस करना है उसका फ्रीडम। देख यहां पर एक आया कंज्यूमर सॉवरनिटी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन से गुड्स बनेंगे जिसमें उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, जो कस्टमर को चाहिए वो गुड बनेगा क्योंकि कस्टमर किंग है। और अगर कस्टमर मांग रहा है वो चीज़ तो उसको वो गुड हम प्रोड्यूस करके देते हैं इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉर विच दे आर एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस। तनिष्क, राधिका, सानिया, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क। तुम लोग का चैप्टर 7 का एमसीक्यूज हो गया, यूनिट 1 का जो था वो। देखो एक बार अगर कैपिटलिस्ट हो गया ना तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट सोशलिस्ट हो गया। तेरा पढ़ के बेटा स्टार्ट।
स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज। देख एक बात एक है ना, सिर्फ कैपिटलिस्ट पढ़ने से नहीं होएगा, घर पे जाकर चाहिए तो पूरा पढ़ लेना। अगर अभी कंटाला आ रहा है, आई एम ओके विद दैट, बट यू नीड टू एंश्योर, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज अलग है ना, एग्जैक्टली उल्टा है वो बात बराबर है। बट जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वी स्टडीड प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, अभी मार्केट फोर्सेस का उल्टा क्या कर है, तो वो तेरे को याद भी तो रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, तो सोशलिस्ट में आएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर, बट उसका कॉन्सेप्ट जो है ना, इट इज कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब जो गवर्नमेंट ओन करता है वो पब्लिक का है, और जो पब्लिक ओन करता है वो गवर्नमेंट का है। सो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर नहीं है, कलेक्टिव ओनरशिप है। अच्छा, कैपिटलिस्ट में देर इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, सोशलिस्ट के अंदर देर इज लेसर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के 5 नाम है, वो 5 नाम याद रखना जरूरी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म, या तो लेजिएस्ट फेयर इकोनॉमी। अब इसका उल्टा कुछ नहीं हो सकता है, इसका नाम क्या आएगा, कमांड इकोनॉमी या तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सो ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत बेसिक है। अभी मेरिट्स और डीमेरिट्स उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है तो सोशलिस्ट के अंदर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम है, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। मतलब जो कैपिटलिस्ट के मेरिट है वो सोशलिस्ट के डीमेरिट है, और जो कैपिटलिस्ट के डीमेरिट है वो सोशलिस्ट के मेरिट्स बन जाएंगे। कैपिटलिज्म के अंदर मेन मोटिव इज प्रॉफिट, सोशलिज्म के अंदर मेन मोटिव इज वेलफेयर। सो यू नीड, देख मेरे को ना कभी भी ऐसा बिलीव नहीं होता है कि क्लासरूम के अंदर यू कैन रीड 6 पेजेस इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स। यू एक पेज को शांति से पढ़ने के लिए ना 5 से 7 मिनट चाहिए, अगर समझ के करना है। देख उड़ाने का है ना तो क्या 15 पेज पढ़ लेगा, बट समझ के करना है ना, दैट कैन हैपन ओनली एट होम। या तो 1 पेज के लिए यू नीड एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स। तो अगर आपको नहीं पढ़ने का है आप घर पे पढ़ो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये बोलोगे कि बिना पढ़े ही मेरे को एग्जाम में सब कुछ आ जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं। सो यू ऑल कैन स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज एवरीबडी। अगर आपको ये पढ़ना है इंश्योर करो कि आप घर पे पढ़ रहे हो, एंड यू ऑल कैन स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज। इफ यू वांट आई कैन स्टार्ट द एमसीक्यूज का डिस्कशन एट 2:20। 25 एमसीक्यूज अप्रोक्सीमेटली बाकी है ना बेटा। नॉर्थ कोरिया इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। हाँ, मतलब वो लोग कोशिश तो पब्लिक का वेलफेयर करने का ही कोशिश करते हैं ना, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट थोड़ी है। दे आर वर्किंग फॉर द पीपल। उनके देश में तो उनको लग रहा है कि उनके जितना कोई खुश है ही नहीं कोई और। तो नॉर्थ कोरिया, अच्छा पहले के ज़माने में और भी इकोनॉमीज थे, जैसे कि रशिया, जैसे कि चाइना, जैसे कि पेरू, ये सब जो कंट्रीज है वो प्योर सोशलिस्ट थे। तो ये तूने जो पॉइंट निकाला एवरीबडी कैन आई से, आज के डेट में देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड हु इज प्योर सोशलिस्ट, नो कंट्री इन द वर्ल्ड हु इज प्योर कैपिटलिस्ट। वी हैव फाउंड अ मिडल पाथ। All the countries of the world in today's world are mixed economy, but with a certain pattern. क्या बोला? But with a certain, India before 1991 was a mixed economy with socialist pattern. But in the present day, India is a socialist economy. India is a mixed economy, but with a capitalist pattern. अपना attitude change हो गया। अब हम कैपिटलिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सोशलिज्म को कम देते हैं। सो नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ प्योर सोशलिस्ट, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ प्योर कैपिटलिस्ट। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे हैव अ गवर्नमेंट, मतलब ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। सो दे आर मिक्सड इकोनॉमी बट विथ अ पैटर्न। मिक्सड इकोनॉमी इज लाइक बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। कैपिटलिस्ट का बेस्ट फीचर्स लिया, सोशलिस्ट का बेस्ट फीचर्स लिया, एंड यू आर अ मिक्सड इकोनॉमी। भाई सोशलिज्म के अंदर आई डोंट नो वेदर यू ऑल हैव हर्ड अबाउट नॉर्थ कोरिया। बेटा नॉर्थ कोरिया में एक एड़ा बैठा है किम जोंग उन, और बेटा वहां पर पूरे नॉर्थ कोरिया के अंदर सिर्फ 3 टीवी चैनल्स है। अपने इधर 300 टीवी चैनल है, वो 3 चैनल पे भी यही तीनों येड़े आते हैं।
एक उसका खुद का चैनल, एक उसके बाप का चैनल, एक उसके दादा का चैनल, उनके ही बारे में वो लोग पॉपुलराइज करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं, जो बोलना है वो। बाय द वे, जो लोगों को लगता है ना इंडिया सेक्युलर कंट्री नहीं है, उनको नॉर्थ कोरिया भेजना चाहिए। उनको रियलाइज होएगा कि व्हाट सेक्युलरिज्म एक्चुअली मीन्स। बेटा अपने कंट्री के अंदर वी हैव सो मच फ्रीडम, कितना सारा वोट को लेकर, सोच को लेकर, जबान को लेकर, स्पीच को लेकर, देयर आर, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द पावर। हाँ कभी कभार वो सप्रेस हो जाता है, आई अग्री विथ इट, बट एटलीस्ट पावर तो है। देखो लड़ने का है तो कोर्ट में जाकर केस तो कर सकता है, आई अग्री, उसमें लड़ने में भी बहुत साल लग जाते हैं, बट यू हैव सम राइट्स। नॉर्थ कोरिया के अंदर बेटा हेयर स्टाइल भी सिर्फ 27 ही कर सकते हैं। इन नॉर्थ कोरिया दे हैव अ लिस्ट ऑफ हेयर स्टाइल्स, ओनली दीज हेयर स्टाइल्स कैन बी डन बाय पीपल। उसमें भी जो हेयर स्टाइल किम जोंग उन का रहेगा वो हेयर स्टाइल नहीं कर सकता। वो हेयर स्टाइल किया तो तेरे को जेल हो जाएगा। भाई शपथ सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। चाहिए तो एग्जिट मतलब सीधा उड़ा डालता है, तेरी माँ का जय। अरे और भी खराब है बेटा, ऐसा माना जाता है कि किम जोंग उन का फोटो हर एक के घर में होना चाहिए। हाँ बेटा तेरे को मैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता है, नॉर्थ कोरिया में हुआ था, जहां पर एक घर के अंदर आग लग गया। आग लग गया तो माँ ने अपने बेटे को बचाया। बेटा बहुत छोटा था, 1.5-2 साल का बेटा था, उसको जेल कर दिया। पूछ क्यों? यस, बिकॉज शी डिड नॉट सेव द फोटो ऑफ किम जोंग उन। वहां पर ऐसा माना जाता है, मोबाइल मेरे पास भी है दीदी, सुन ले। सो किम जोंग उन का फोटो को बचाना इज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। खुद के बेटे की मां बहन करना, बेटा क्या है दूसरा आ जाएगा, फोटो थोड़ी दूसरा आएगा। सो इतना ले, वहां पर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो, आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, मतलब इतना सारा रेस्ट्रिक्शन है ना। और जो लोग आकर बोलते हैं ना इंडिया सेक्युलर नहीं है, मन करता है कान के नीचे 2 चमड़ बजाओ। मतलब मैंने इंडिया जितना सेक्युलर कंट्री शायद कोई नहीं देखा है। बिकॉज यू लुक एट अस, गिव मी वन अनदर कंट्री विच हैज सो मेनी रिलीजन्स लिविंग इन वन प्लेस। We have Hindus, we have Muslims, we have Sikhs, we have Christians, we have Parsis, we have Jews, we have I don't know what other communities. साला हर कोई टाइप का लोग इंडिया में रहते हैं। बांग्लादेशी भी इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान वाले भी इंडिया में आके रहते हैं। टेल मी वन कंट्री which promotes so much of secularism, so much of beliefs, so much of languages. अपने को बोलते हैं कि अपन इंडियंस टॉलरेंट नहीं है। अरे घंटा टॉलरेंट नहीं है साला, अपने जितना टॉलरेंट और कोई है नहीं। You look at any other country, US promotes Christianity. मतलब देर आर सो मेनी, ये जो आमिर खान, सलमान खान, ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों को इंडिया में सेफ फील नहीं होता, तो जाओ, कौन रोका तुमको इधर रहने के लिए? आमिर खान का बीच में कोई तो इंटरव्यू आया था जहाँ पर वो बोलता है आई डोंट फील सेफ इन दिस कंट्री, इट इज़ नॉट अ सेक्युलर कंट्री। खुद तो एक कमेंट पास कर दिया था भाई ने। तो मतलब तो जाने का ना फिर तुम्हारे लिए। फॉर मुस्लिम्स देर आर मेनी स्थान्स, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, जाओ कोई तो एक स्थान में जाकर रह जाओ। क्यों इंडिया में रह रहे हो अगर तुमको इतना ही अनसेफ फील हो रहा है तो? मतलब आज क्या हो गया वो, मतलब आज एटलीस्ट नरेंद्र मोदी ये तो नहीं बोलता है मेरा फोटो रखो, मेरा हेयर स्टाइल कॉपी मत करो, मेरा दाढ़ी रखा है तुम दाढ़ी मत रखो। लोगों के पास चॉइस है कि उनको क्या करना है। एंड आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर बट Parsis were at one point of time they did not have any place to live, क्योंकि इराक, ईरान, वो जो भी कंट्री था जूइश कंट्री बन गया। तो वो जूइश कंट्री था तो वो लोग बोलते बाकी के जात वाले लोग बाहर चले जाओ। मैं तेरे को एक फैक्ट बताता हूँ, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑब्वियसली, इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन का परसेंटेज वॉज 22% के आसपास। अब बढ़ गया है, इंडिया के अंदर तो बढ़ गया। फिर भी लोग अपने को बोलते कि वी आर इनटॉलरेंट टुवर्ड्स मुस्लिम्स। भाई मुस्लिम्स के लिए देयर आर सेपरेट लॉज ऑल्सो, शारिया लॉज वगैरह ये सब होता है, नथिंग अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। बट अपन कैसा देश है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। अपने कंट्री के अंदर तो मुस्लिम्स का पॉपुलेशन इज मोर देन 30-35% नाउ। यही तू पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर। इन पाकिस्तान देयर वर approximately 30-32% of the population which was Hindu during independence. Today it is 1.5%.
कोई पाकिस्तान को जाकर नहीं बोलता है कि यू आर इनटॉलरेंट। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जात बदल देते हैं या तो मार डालते हैं। आज 30% का पॉपुलेशन हैज कम टू अ 1 डिजिट नंबर। 5% रहेगा, 6% रहेगा, बढ़ा तो नहीं है ना। और फिर अपने को लोग बोलते हैं कि अपन इनटॉलरेंट नहीं है। साला बॉलीवुड पर तो इतना दिमाग हटा हुआ है ना फिलहाल के पूछ मत। जब गाजा में कुछ होता है तो वो लोग उधर बोलते हैं ऑल आइज ओवर गाजा। वो ईरान इराक का जो हुआ था ना तो सब एक्टर्स लोग बोलते हैं ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, फलाना हो गया, ढींकना हो गया। चला इंडिया के अंदर जब अभी ये पहलगाम में अटैक हुआ, एक जन ने आवाज नहीं उठाया। क्यों? साला जिस देश में रहता है उसी देश के बारे में तुमको बात नहीं करने का है, पर उधर तुमको घंटा मालूम है गाजा पट्टी क्या है, द गाजा स्ट्रिप। पर तुमको उनको अरे बाप रे बेचारे उनका तो बहुत खराब हो गया। मतलब इट इज वेरी हिपोक्रेट। यू ऑब्जर्व बॉलीवुड बेटा, आज के डेट में ना, मतलब आई वॉज अ बिग बॉलीवुड फैन। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान मेरे को बहुत अच्छा लगता था यार। इनफैक्ट रणबीर, दीपिका, आलिया, ऑल आर फैंटास्टिक एक्टर्स, बट नाउ आई हैव लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट फॉर देम। क्योंकि जब इंडिया में कुछ होता है ना, दीज पीपल ब्लडी डोंट स्टैंड। दे गो टू यूएस, दे गो टू यूके, दे गो टू अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, दे विल प्रमोट अदर कंट्रीज बट नॉट देयर ओन कंट्रीज। Why not even a single person? Bollywood कितना बड़ा fraternity है, not even a single person raised a single message or voice on Instagram saying whatever happened over there is wrong. Pakistan should be, you know, something. अच्छा, ये सोनाक्षी सिन्हा बीच में अगर तुमको याद रहेगा तो उसने बोला था कि we should not burst crackers. We should not burst crackers. चल, I agree with that. Exactly. मतलब what hypocrisy? मतलब तुम इंडिया में रहकर इंडियंस को आज देख, अपना में ना अपना हिंदू लोगों के अंदर दिवाली का एक फंक्शन देख, मैं तो हिंदू है भी नहीं, मैं तो जैन है, आई एम अ जैन। बट देख, एक तो है ना, कभी भी ये कास्टिज्म होना ही नहीं चाहिए। बी अ ह्यूमन फर्स्ट। द रिलीजन दैट यू शुड फॉलो इज नॉट क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स और बीइंग अ हिंदू, यू शुड फॉलो बीइंग अ ह्यूमन। बट सर अपन ह्यूमन ही नहीं है। उसने बहुत लंबा चढ़ा हुआ बोलती है कि जीव जंतु मर जाते हैं, कुत्ते लोगों को बहुत तकलीफ होता है, बर्ड्स को तकलीफ होता है, क्या मालूम फलाना ढींकना कुत्तों बोला। चल, मैं तो अग्री भी करता हूँ इससे, बिकॉज बीइंग अ जैन हमारे अंदर तो जैन्स के अंदर तो ऐसा माना जाता है कि भाई तू क्रैकर्स बर्स्ट करेगा ना तो वो जीव जंतु मर जाता है। तो आई एम तो प्रो दैट। But what happened after some time? She got married to somebody. They went on their honeymoon to Australia. And in Australia, हाँ सच्ची, in Australia she posted a video where she is standing and she has written enjoying the firecrackers on New Year's Eve. So on New Year's Eve it is okay to burst crackers. How convenient, you know? How conveniently they discarded. मतलब क्या हो गया, वो जो हिंदुइज्म है या हिंदूज का जो बिलीफ है, आई होप यू ऑल नो व्हाई वी बर्स्ट क्रैकर्स. इट इज बिकॉज ऑफ रिटर्न ऑफ राम along with सीता. इट इज अ सेलिब्रेशन. पीपल कैन सेलिब्रेट अ फकिंग नो डे. 31 दिसंबर क्या है, मतलब कुछ सिग्निफिकेंस है. एटलीस्ट हिंदू माइथोलॉजी के अंदर वो राम जी सीता जी को लेकर आए, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है. जब कोई घर पे आता है तो अपन करते हैं ना, दिया विया जलाते हैं, आरती वारती करते हैं, खुशी मनाते हैं. उसको वो 31 दिसंबर में फायर क्रैकर फूटा, उसका फर्क नहीं पड़ा. ऑस्ट्रेलिया, अरे देख, प्लीज अंडरस्टैंड, आई होप यू रियलाइज दैट ऑल दिस इज एजेंडा. बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड इज हाईली स्पॉन्सर्ड बाय द अंडरवर्ल्ड एंड अंडरवर्ल्ड इज रन बाय द डॉन. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रेज एनीथिंग विच इज़ एंटी पाकिस्तान, बिकॉज डॉन जो है वो भी पाकिस्तान से रिलेटेड है. और इसीलिए मेरे को बहुत गुस्सा है कि भाई साला तुम अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को प्रमोट नहीं करने का है, बट तुमको दूसरी चीज़ों को प्रमोट करना है. अपने देश में जब कोई इशू होता है तब तुमको उसके बारे में कुछ पोस्ट नहीं करना है, पर दूसरों के देश में होता है तो तुमको उसके बारे में पोस्ट करना है. हैव सम वैल्यूज़ फॉर आवर ओन कंट्री. एंड कितने सारे लोग, मतलब आई माई सेल्फ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वॉज अ बिग SRK फैन. आई स्टिल एम ऑफ हिज मूवीज, बट अब मन नहीं होता. अब लगता है छोड़ना, ये लोग साले, यू नो, दे आर नॉट एक्चुअली, दे डोंट प्रमोट इंडिया, दे प्रमोट अदर कंट्रीज. एंड लिविंग इन इंडिया दे वॉन्ट टू क्रिटिसाइज. कौन से घर में तकलीफ नहीं होता मेरे को बताना. तेरा घर है, मेरा घर है, सबके घर पे कोई ना कोई तो इश्यूज होता ही है ना.
क्या घर के इश्यूज हम बाहर जाके डिस्कस करते हैं? नहीं। राहुल गांधी येड़ा, मतलब वो विच कंट्री, आज मेरे को एक कंट्री ऐसा बता जिसके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं। अरे घर है, फैमिली है, कंट्री है, प्रॉब्लम्स तो रहने ही वाला है ना। वो यूके में जाकर, यूएस में जाकर इंडिया का माँ बहन करके आता है। इट शोज इंडिया इन बैड लाइट। वाई कांट वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ नेगेटिव्स है। आज कंट्री वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है यार, ऐसा ही बन गया क्या 4th लार्जेस्ट? आज इंडिया का इनोवेशन अच्छा चल रहा है और बेटर हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट आज इंडिया डिजिटल इंडिया बन गया। यूपीआई ट्रांजैक्शन इंडिया में सबसे हाईएस्ट हो रहे हैं। हाईलाइट द पॉजिटिव्स ऑफ द कंट्री। वर्ल्ड बैंक हाईलाइट करता है जो अपने देश का है भी नहीं। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि इंडिया ने अ रिकॉर्ड सम 15-20% लोगों को अब बिलो द पॉवर्टी लाइन लेकर आए। नहीं, अब बिलो द पॉवर्टी लाइन लेकर आएगा तो लग गए ना, सॉरी गलती हो गया बोलने में, कि नहीं से अबव द पॉवर्टी लाइन लेकर आए। सो दैट इज अ गुड थिंग, वी हैव डन समथिंग गुड, प्लीज शो द वर्ल्ड व्हाट गुड हैव वी डन। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना इंप्रोवाइज हो गया। आज रेलवे स्टेशन हैव चेंज्ड अ लॉट, मैसिव चेंज। ऑलमोस्ट हर स्टेशन पर एस्केलेटर्स आ गया है। रेलवे स्टेशन आर केप्ट मच मोर क्लीनर नाउ। ये सब नहीं बताने का है, अपने को क्या बताने का है कि इंडिया के अंदर तकलीफें क्या है, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। तुम ये सब झगड़ा पार्लियामेंट में करो ना, बताओ ना मोदी को, देख ये प्रॉब्लम है, तू इसका सोल्यूशन कर। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड दैट, नॉट ऑन इंटरनेशनल स्टेज। यू लुक एट एस जयशंकर, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, इंडिया का एक फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। फाड़ देते हैं वो जब इंडिया के अगेंस्ट कोई कुछ बोलता है तो। यूरोप ने जब रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था ना, तो अपन ने, हाँ ऑयल के ऊपर, तो अपन बहुत न्यूट्रल स्टैंड ना, बिकॉज रशिया एंड इंडिया आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो इंडिया वॉज डिप्लोमेटिक, बोलते हैं हम तो सच्चाई के साथ, हम किसी को कंट्री को फेवर ही नहीं कर रहे, ना रशिया को फेवर कर रहे हैं ना यूक्रेन को फेवर कर रहे हैं। हम तो रशिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम ये प्लीज वॉर, ऑब्वियसली ये सिर्फ बोलने की बात है, तू इनडायरेक्टली तो इंडिया का पूरा सपोर्ट था, जा माँ बहन कर, क्योंकि किसी दिन मैं पाकिस्तान की माँ बहन करूँ तो मेरे को तेरा भी तो सपोर्ट लगेगा ना, तू कर। तो इंडिया टुक अ न्यूट्रल स्टैंड। एंड देन देयर वाज वन रिपोर्टर हु आस्क्ड एस जयशंकर कि इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम अ कंट्री विच इज एट वॉर विथ यूक्रेन एंड इट इज यू नो, मतलब ऐसा गलत कर रहा है रशिया। तो एस जयशंकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, व्हाट India's imports are in a month from Russia, the entire Europe has it in one day. Did you cut down on your imports from Russia? What rights do you have to ask me for cutting down imports? I will look for the betterment of my country. जिधर से मेरे को सस्ता मिलेगा मैं उधर से लेगा। रशिया मेरे को सस्ते में ऑफर कर रहा है, तो why will I not import? We will increase our imports from Russia for oil. दैट इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट। पूरा यूरोपियन मीडिया चुप हो गया था। और ऐसा एक सिचुएशन नहीं है, कभी उसको फॉलो करो, अलग लेवल का आदमी है, चीर फाड़ कर देता है। अगर अपना 3 इडियट्स के लैंग्वेज में बात करूं तो चमत्कार ही करता है वो, बाकी का तो तुम समझ ही रहे हो। यू हैव टू लुक एट हिम, यू शुड पोर्ट्रे इंडिया इन गुड लाइट। आज इंडिया के अंदर रोड्स, बेटा एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब कांग्रेस गवर्नमेंट बोलता था कि दिन का 4.5 किलोमीटर का रोड बनाया, and they were proud of it. 4.5 kilometers of roads were made in one day. Nitin Gadkari at present is making 35 kilometers a day. तुम देखो नेशनल हाईवेज देखो, आज महासमृद्धि मार्ग भले ही बिगड़ गया, डूब भी गया रहेगा, कुछ खराब भी बनते हैं। महासमृद्धि मार्ग बना, कोस्टल रोड बन गया, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, पूरा दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक का हाईवे बन रहा है। लुक एट द डेवलपमेंट, वी हैव मेड वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वी कनेक्टेड चाइना बोल रहे हैं, वी कनेक्टेड, सॉरी चेनाब ब्रिज है रे वो, च गलती से निकला, वी कनेक्टेड जम्मू एंड कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। वी डोंट शोकेस दैट। वंदे भारत ट्रेन देख, क्या मस्त ट्रेन बनाया है यार, कितना लग्जरियस, कितना वेल मेड, कितना वेल मेंटेन्ड। Nobody wants to talk about what is good in India. Everybody wants to talk about the bad in India. I agree there is bad.
जो बैड है ना उसको कंस्ट्रक्टिवली मिटाने का कोशिश करो, इंटरनेशनल स्टेज पर नहीं, पार्लियामेंट में बैठो। सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, झगड़ो ना। ऑपोजिशन का काम क्या है? ऑपोजिशन का काम है ऑपोज करने का, नॉट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। जाने दो, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज। ऐसा पीछे से देखकर करना पड़े ना तो उससे अच्छा छोड़ दो दीदी, मत करो। इफ कोई एमसीक्यू को पीछे से देखकर सॉल्व करना पड़ा, इसका मतलब नहीं आता है, नहीं आता है तो छोड़ दे। मेरे को पूछ लेना कि सर मेरे को इसका आंसर नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन। क्योंकि एग्जाम में तो बुक पीछे कर पाएगी क्या? नहीं। तो सॉल्व ऐसे ही कर जैसे तेरा एग्जाम है, या तो आपस में डिस्कस करो कि क्या लग रहा है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर। डोंट लुक एट द बैक ऑफ द बुक। वो क्या हो जाएगा मालूम है? हाँ देख इधर लिखा है ना, इसके लिए ये आंसर है। अबे लिखा तो बहुत कुछ है, समझना जरूरी है। तो अगर कोई एमसीक्यू को ऐसा पीछे से देखकर करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको वो एमसीक्यू समझ में नहीं आया। और अगर एमसीक्यू नहीं समझ में आया तो मैं है ना समझाने के लिए। मार्क दैट एमसीक्यू एज अ डाउट, आई विल सॉल्व योर डाउट। ए एमसीक्यू कर, सब घर पे से करके आया क्या भाई? इतने टाइम में 25 एमसीक्यू। लास्ट 10 मिनट्स आई विल स्टार्ट द डिस्कशन इन 10। हो गया तेरा 10 सबका हो गया है तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई है जिसका पेंडिंग है? केशव बाकी है, बाकी है एमसीक्यूज। वो तो मैं बैठा ना, क्यों स्ट्रेस ले रहा? डन सॉल्विंग? ये भाई लोग बहन लोग, आर वी डन सॉल्विंग? तो लेट्स स्टार्ट। चलो पेज नंबर 1 से लेकर 40 तक सारे एमसीक्यूज का डिस्कशन भी हो गया इन द लास्ट क्लास। बोलो क्वेश्चन नंबर 41। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय द बेसिस ऑफ व्हाट? मेरे पास जो रिसोर्सेज है मैं उसको मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं यूज कर रहा है, मैं कस्टमर को जो चाहिए उस कमोडिटी पर स्पेंड कर रहा हूँ। तो कैन आई से इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय कंज्यूमर प्रेफरेंस। किसी ने नोट्स कंप्लीट किया रहेगा तो ये चीज़ मैंने लिखवाया भी है, बस किधर लिखवाया है वो याद नहीं है। हाँ मतलब आई रिमेंबर मैंने ये करवाया है। देख, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एलोकेट्स रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डैश। तो मैंने उसका आंसर दिया, ईदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। प्राइस तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर एक ही आएगा, दैट इज कंज्यूमर का प्रेफरेंस। चल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, आंसर आएगा डी दारूडिया प्राइस। ये दोनों मेरे को लगता है कि सबसे टफ एमसीक्यूज थे और तुमने इसका ही जवाब बहुत इजीली दिया है। आर यू श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस? A capitalist economy uses dash as the principal means of allocating resources। देख इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। अगर मेन मोटिव प्रॉफिट है तो वो लोग रिसोर्सेज को प्राइस के हिसाब से एलोकेट करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ तेरे को, इफ यू सी ओवर हियर, वापस गायब हो गया। अरे हाँ, मेरे पास रिसोर्सेज है, वो रिसोर्स का जो बंडल है उससे मैं एक गुड बना सकता है जो ₹100 का है, एक गुड बना सकता है जिससे मेरे को 350 या 250 रुपया मिलेगा, और उसी से मैं बना सकता है एक कमोडिटी जिसका वैल्यू 400 है। रिसोर्स वही है बट सबका मॉनेटरी वैल्यू अलग आया। तो अगर तू एक एंटरप्रेन्योर है, तू एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तू अपने रिसोर्सेज को कहाँ पर यूटिलाइज करेगी? मतलब तूने किसको इंपॉर्टेंस दिया? प्राइस को इंपॉर्टेंस दिया। सो अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एलोकेट्स रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ईदर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। तो अपना ये वाले एमसीक्यू का आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये क्लियर है? श्योर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। पक्का? पहले तो मेरे को यही नहीं समझा कौन से इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हो। कहाँ से पता चला? कहाँ दिया है? तो लोग ने एक वर्ड दिया है मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम का मतलब कैपिटलिस्ट, और बोला क्या है? कैपिटलिस्ट का क्या ढूंढना है?
So what is a disadvantage of a capitalist economy? That income will tend to be unevenly distributed. आंसर आएगा A. डन. चल नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर डी दारूडिया. ये भाई लोग सब लोग का जवाब नहीं आया. व्हाट इज योर आंसर फॉर 44? विच ऑफ द फॉलोइंग डज अप्लाई के डज नॉट अप्लाई? डज नॉट अप्लाई टू विच इकोनॉमी? मार्केट मतलब कैपिटलिस्ट. कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का प्राइमरी रोल? अटर नॉनसेंस, टोटल बकवास, नहीं है. सो आंसर आएगा ऑप्शन डी. ये बराबर. चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इजी है. इट इज सी पार्टली टेकन बाय स्टेट and partly taken by the private entrepreneur. Next, what is your answer for 46? B दारूडिया. पक्का? ये देख क्या लिखा है, सेंट्रल प्रॉब्लम. देख सेंट्रल प्रॉब्लम बोला तो तुरंत तेरे दिमाग का बत्ती जलना चाहिए. स्कैरसिटी, या तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, या तो आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड. या तो स्कैरसिटी का मतलब लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स का मतलब आउटपुट विल बी रेस्ट्रिक्टेड. सो देख, allocating scarce resources in such a manner that society's unlimited needs or wants are satisfied in the best possible manner. Are we clear? So आपका आंसर आएगा D. Any questions? Any queries? चल next 47. 47 का आंसर सी ना. अरे कैपिटल इंटेंसिव, डेवलप्ड. सो कहना है जिसके पास जो ज़्यादा रहेगा वो उसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसके लिए वो सस्ता रहेगा तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा. सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चोजन इन अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर. योर आंसर इज बी. रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर मतलब इंटरेस्ट इज लेस एंड वेजेस आर मोर. ऐसा कुछ याद आया क्या? ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, लेबर सरप्लस, वेजेस कम, इंटरेस्ट ज़्यादा, ये वेजेस को इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करना, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्राइस. क्या बोलते हैं? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48. बी बेवड़ा. When are the goods produced is not a central economic problem. ये पर ऐसा भी कुछ मैंने तो नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है. चल, who produces what? Can I say it is production related problem? Correct. ब्रैकेट में तो था ही, but can I say any question which is related with production is what to produce? तो can I say who produces what? प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है. Who consumes what? ये डिस्ट्रीब्यूशन का, किसको क्या देना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है. तो आपको तीन प्रॉब्लम्स याद रखना है. एक प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, और एक प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. आर वी क्लियर? चल नेक्स्ट 49 नहीं आया रहेगा. आया? मेरे को नहीं आया. एक्सप्लेन करो कैसा बी आया. चलो पीछे से ढापा आंसर लगता है. अबे घंटा देखो. अच्छा आया तो बहुत अच्छी बात है, अभी कैसे आया वो बताओ. हायर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स क्यों नहीं? तो कहना है से लार्जर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स विड लीड टू अ हायर प्रोडक्शन इन द फ्यूचर, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स तो आज खा के आज खत्म हो गए. कहना है से अगर इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा प्रोजेक्टर्स बनेगा, ज़्यादा स्क्रीन्स बनेगा, ज़्यादा बेंचेस बनेगा, तो ये आगे फर्दर प्रोडक्शन में मदद करता है. किस में मदद करता है? एंड अगर कोई चीज़ फर्दर प्रोडक्शन में मदद करेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स. सो योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49 इज ऑप्शन बी. आर वी श्योर? पक्का समझ में आया है? आगे जा सकते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. ये तो बहुत सिंपल था. बेवड़ा इज द राइट आंसर. 51 अगेन बेवड़ा. फ्रीडम ऑफ चॉइस इज कैपिटलिज्म. ये मेरे को समझा नहीं. मिनिमल मतलब मिनिमम. कैन आई से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम आर मिनिमम अंडर सोशलिज्म. सो योर आंसर इज ए. चल नेक्स्ट 53. एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस आर प्राइजेस विच आर डिटरमाइंड बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी, यूजुअली द गवर्नमेंट.
सो योर आंसर सी इज करेक्ट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, डी दारूडिया। क्यों? नॉट जस्ट आउटपुट इज रेस्ट्रिक्टेड बट इट इज बिकॉज ऑफ लिमिट। अच्छा, कहना से सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब स्केर्सिटी का मतलब लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, जिसकी वजह से आउटपुट इज, सो योर आंसर इज ऑप्शन डी। ये बराबर है। यस केशव, एनी प्रॉब्लम? भाई तेरे को कुछ नहीं समझा है? ओके, करते हैं ना। 56 में से सबको डाउट आया रहेगा। 55, स्टेट इंटरफियरेंस। स्टेट मतलब मस्त था। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इज मैक्सिमम इन सोशलिस्ट। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मिक्स्ड? आंसर ए। क्या लिखा है? मार्केट फोर्सेस किसका फीचर है? कैपिटलिस्ट। दोनों है ना, एक ही नहीं है ना। तो डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन में सिर्फ बोला मार्केट फोर्सेस। क्या मार्केट फोर्सेस मिक्स्ड इकोनॉमी में है? तो उसका एक पार्ट है, पूरा का पूरा नहीं है। तो कैन आई से दैट मार्केट फोर्सेस डिसाइडिंग द इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन is not a feature of mixed economy because government will also decide. टाइमर है, मरेंगे, जाने दे। कहना से यहां पर क्या लिखा देख, रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एरियाज फॉर पब्लिक सेक्टर, मतलब कुछ पब्लिक के लिए तो बचा हुआ प्राइवेट के लिए, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर है। एम्फसिस इज ऑन सोशल लेजिस्लेशन, मतलब लॉ एंड रेगुलेशन एक मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है। एम्फसिस मतलब इंपॉर्टेंस इज गिवन टू सोशल लेजिस्लेशन, तो ये भी ट्रू है। एंड स्ट्रॉन्ग एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन। मिक्स्ड इकोनॉमी है तो सिर्फ मोनोपोली थोड़ी चाहिए, अपने को कंपटीशन चाहिए। कंपटीशन के लिए एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन लेकर आते हैं, तो ये भी ट्रू है। यहां पर अगर वो लोग बोलते कि along with market forces government also takes a decision, तो हम आंसर कुछ और सोचना पड़ता। बेटा बाकी के तो तीनों फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी लग रहा है, ए ऑप्शन उसका फीचर लग रहा नहीं है। बिकॉज मार्केट फोर्सेस वर्ड आया, इसका मतलब इट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नॉट अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर? श्योर हो? पक्का? चल नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर द रिजल्ट ऑफ, आंसर आएगा ए। 58, ये नहीं आया क्या 57 वाला? अच्छा हो गया था, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते। 58 बी बेवड़ा, करेक्ट। नेक्स्ट 59 डी दारूडिया। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी गिव्स, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी गिव्स डू कंज्यूमर, ये क्या इंग्लिश है? इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर, करेक्ट है, मार्केट इकोनॉमी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोला है? मेक देयर चॉइसेस, खुद का चॉइस खुद करते हैं, वो मार्केट इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, पक्का? मोनोपोली ऑफ स्टेट ऑन प्रोडक्शन, ये नहीं रे, मोनोपोली कैपिटलिस्ट, पर मोनोपोली ऑफ स्टेट बोला है, इसके लिए सोशलिस्ट आया है। श्योर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 बी बेवड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मार्केट इकोनॉमी इज ट्रू के नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, तो गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट तो सोशलिज्म में होता है। आंसर आएगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट? नॉट द फीचर, नो प्रॉफिट नो लॉस। अबे ये तो इसका मेन मोटिव है, प्रॉफिट तो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 हो चुका था। चलो 64 बी बेवड़ा, कैपिटलिज्म और कमांड इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट, आंसर ए। आर वी ऑल क्लियर? एनी क्वेश्चंस? बेटा तेरे को 2 क्वेश्चंस नहीं आए थे, एक ही पूछा तूने, समझ गया? ओके, एनीबडी एल्स? एनी क्वेश्चंस? चलेगा।
So I am very hungry because I have not had my lunch. I'll just want to eat something and come. आज वैसे भी मेरे को चैप्टर नंबर 10 का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है. सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 15 to 20 मिनट्स. मुझे नहीं पता है मुझे कितना टाइम लगेगा खाकर आने के लिए, पर अ ब्रेक ऑफ 15 to 20 मिनट्स एंड देन वी स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 10. आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा बहुत तो तुम लोग पढ़ा रहेगा, नहीं भी पढ़ा रहेगा. मैं 4 पेज जितना तुमने पढ़ने के लिए मैंने होमवर्क में दिया था उसका मार्किंग्स देगा. देख चैप्टर नंबर 10 हिस्टोरिकल है. जिसने भी वो 4 पेज पढ़ा बेटा मेरे को बता, हाँ थियरी, और थियरी है कि हिस्ट्री है. इट इज फैक्ट्स. ऐसा इंडिया में सिचुएशन था, अब मैं क्या करूं, था तो था ना भाई. तो तेरे को उसके अंदर कैसा है मालूम है, फैक्चुअल डेटा है. तो वो सिर्फ अंडरलाइन मार्किंग्स दे दूंगा मैं तेरे को, 4 पेज का मिनिमम, एंड द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे. एक्चुअली आई हैड थॉट दैट आई डोंट नो एक्चुअली नेक्स्ट वीक में मेरा लेक्चर आने वाला है कि नहीं आने वाला है. मतलब मैं ऑनेस्टली तुम्हारे साथ शेयर कर रहा, आई डोंट नो वेदर आई एम सपोज टू कंटिन्यू विद द सिलेबस और नॉट. बट अगर सपोज कर लेक्चर नहीं भी आया तो भी आई डोंट वांट टू वेस्ट टुडेज 1 आवर. बाई चांस अगर आ गया तो एटलीस्ट ये 1 घंटा तो यूटिलाइज हो. तो अगर मेरा लेक्चर आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक. आई विल इंश्योर कि अगर आया तो बाकी का सिलेबस मैं पढ़ा देगा, नहीं आया तो ये चैप्टर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई विल इंश्योर दैट दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड बाय मी. तो मेरे को वो आवर्स वेस्ट नहीं करना है. बट एट द सेम टाइम पेट में बहुत भूख लगा है भाई. आई नीड टू ईट समथिंग, नहीं तो मैं गिर जाएगा. बिकॉज सुबह को भी लेक्चर था, दोपहर को खाना खाने का टाइम नहीं मिला. आई डायरेक्टली केम ओवर हियर. सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट अ ब्रेक इन अ 3 आवर लेक्चर. बट टुडे इज अ स्पेशल ओकेजन बिकॉज आई एम हंग्री. So I'll come in 15-20 minutes, whatever time it takes. I'll eat something and come back. आप लोग प्लीज 15-20 मिनट में तो आ ही जाना. डोंट बी लेट बाय मोर देन 20 मिनट्स. चिल मारो. और अगर ऐसा है किसी ने अगर वो चैप्टर 10 नहीं रीड किया तो वो 4 पेजेस प्लीज रीड कर लो. मतलब ब्रेक ले लो 15 मिनट का, पर वो जो 5-7 मिनट बचेगा ना उसके अंदर वो चैप्टर नंबर 10 का एटलीस्ट 4 पेजेस रीड कर लो. क्या हो गया, हार गया, बच गया. चलो अभी बंद कर दो भाई लोग गेम. चलो ज़्यादा नहीं है, हार्डली 25 to 30 मिनट्स मार्किंग्स एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे. सो बेसिकली वी हैव टू टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी. कहना इसे 2 पार्ट्स में पढ़ना है. एक है बिफोर 1947 और एक है आफ्टर. तो है ही, तो फिर 3 पार्ट करते हैं. एक बिफोर 1947, एक आफ्टर 1947 और एक आफ्टर 1991. क्योंकि 1991 में इंडिया में कुछ तो आया था जिसका नाम था LPG. LPG का मतलब क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. बेटा LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस लगा ही था मेरे को, निच्चड़ प्राणी LPG बोलते हैं. बेटा इंडिया के लेवल पर सोच, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच. लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो था ही, पर साथ में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. सो नाउ व्हाट वाज इंडिया सिनेरियो बिफोर 1947 का बात करें तो उसमें भी वो लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया. एक है ब्रिटिश इंडिया और उसके पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी. सो देख सबसे पहला तो वो ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2. The rule of East India Company from the year 1757 to 1858 and the British government from the year 1858 to 1947. ये जो टाइम पीरियड है वो याद रखना. अच्छा दूसरा, कैन आई से इंडिया वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड बिफोर दे केम. आई डोंट नो इफ यू ऑल आर अवेयर, बट मोर देन 23% ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम, मतलब इंडिया यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट 23% टू द वर्ल्ड GDP. मतलब पूरा वर्ल्ड अगर 100 रुपया कमाता है, क्या बोला पूरा, अगर तो उसमें से 23 रुपया सिर्फ अकेला इंडिया कमाता था. वी वर द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. वी वर फेमस in terms of our handicrafts. We were famous for our textiles.
वी वर फेमस फॉर बिजनेस। आज के डेट में अगर तू देखेगा तो इंडिया में कोई बिजनेस तो कर ही नहीं रहे, सब लोग साले लेबरर बन के बैठे हैं, एम्प्लॉय, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने को सिस्टमेटिकली ब्रेक डाउन कर डाला, अपने एजुकेशन सिस्टम का वाट लगा डाला, अपने ट्रेडिशंस का वाट लगा डाला। वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बेटा वी वर एक्सपोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल। आज के डेट में उल्टा हो गया। टुडे वी हैव बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब डोंट यू थिंक ज़्यादा पैसा तो फिनिश गुड्स में, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी इतना थ्राइव कर रहा था, इतना अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि अपने कंट्री के अंदर बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स बनते थे, वो आर्टिसियंस वगैरह भी होते थे, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे। इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। इट वॉज कॉल्ड एज द गोल्डन स्पैरो। साला गोल्ड लेकर चले गए भिखारी लोग, क्योंकि कहने से ब्रिटिशर्स का एक और प्रॉब्लम था। ब्रिटिशर्स के वहाँ पर वो लोग ने मशीन मेड गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। अभी मशीन मेड गुड्स तो है, पर उसके लिए मार्केट भी तो चाहिए, बेचेगा किधर और किसको? अपने जितना पॉपुलेशन किसी और के पास था नहीं। वो टाइम पर भी इंडिया में मतलब वी वर अ वेरी बोलते हैं ना पॉपुलेटेड कंट्री। इवन बैक देन दे नीडेड न्यू मार्केट्स, एंड दैट इज द रीजन वाई ब्रिटिशर्स का एक कॉन्सेप्ट था कॉलोनाइजेशन। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हर एक कंट्री में जाकर उनकी माँ बहन कर कर कॉलोनीज बनाते थे, फिर अपने देश में गुड्स बनाते थे और अपने देश के गुड्स इस देश में बेचते थे वाया ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी। सो फ्रॉम बीइंग इंपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू एक्सपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कहने से इंडिया का जीडीपी का हालत बहुत खराब हो गया। वो लोग ने 150 ईयर्स में से इंडिया का सारा वेल्थ निकाल कर चले गए। वेल्थ तो लेकर चले गए, एजुकेशन सिस्टम का भी वाट लगाया, ट्रेडिशंस का भी वाट लगाया, एंड दैट इज द रीजन वाई आज भी इंडिया कंप्लीटली ये जो सिनेरियो है उससे 100% रिकवर नहीं हुआ है। तो इमेजिन कर, contributing 23% to the world GDP during the time of independence, India's contribution 1.5%। 1947 में अपने को इंडिपेंडेंस इसीलिए नहीं मिला क्योंकि गांधी जी ने और नेहरू जी ने कुछ किया था। हमको इंडिपेंडेंस शायद इसीलिए मिला है क्योंकि अब इंडिया में लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, सब तो लूट लिया था। इंडिया के पास ग्रोथ नहीं था, अब लगा कि बस अभी छोड़ दो इनको। और छोड़ा तो छोड़ा, ऐसा बुरा हालत में छोड़ा कि पहले तो किसी को अभी देख, इंडिया में पहली बार लाइफ में गवर्नमेंट बना, क्योंकि इसके पहले ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पहले मराठा, उसके पहले मुगल, उसके पहले कोई और, साला कोई ना कोई तो इंडिया पर राज करके ही जा रहा था। तो सोच, इतने रूलर्स ने अपने को रूल किया, उसके बावजूद भी आज इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कंट्री है। मतलब क्या पोटेंशियल रहेगा अपने देश के अंदर, तो कभी सोचा? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट लिव्ड अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। कितने लोगों ने इंडिया को लूटा, फिर भी इंडिया आज के डेट में 4th लार्जेस्ट बन चुका है। तो इंडिया के अंदर पोटेंशियल है, इंडिया के लेबरर्स स्किल्ड है, आज के डेट में तो एजुकेशन भी अच्छा हो रहा है। तो इसके वजह से वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द सिचुएशन बिफोर 1947 वॉज नॉट दैट ग्रेट। देख यहाँ पर मार्किंग कर, तो विद द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन in the latter half of 18th century, the manufacturing capabilities of Britain increased manifold। मतलब किसका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज बढ़ गया था और उनको नया मार्केट चाहिए था। दे नीडेड न्यू मार्केट्स फॉर देयर फिनिश प्रोडक्ट्स, जिसके वजह से इट लेड टू द रिवर्सल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर of manufacturers to an exporter of raw materials। सालों ने इधर नहीं छोड़ा, अपनी और बैंड कैसे बजाई। अब अपना हैंडीक्राफ्ट तो अच्छा खासा बिक रहा था, एक्सपोर्ट बहुत जोरदार था। हैंडीक्राफ्ट सस्ता होता है कि महंगा होता है? उसमें वो लोगों ने एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा डाला। एक्सपोर्ट पे क्या लगा डाला? टैरिफ का मतलब समझते? टैक्स। जनरली टैरिफ किस पे लगता है? एक्सपोर्ट पे लगता है कि इंपोर्ट पे? पर अपने पर वो लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने किस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया? ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया ऑन एक्सपोर्ट्स। मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट महंगा, ऑलरेडी महंगा था, उसको वो लोग ने और महंगा कर दिया। इंपोर्ट्स के ऊपर वो लोग देने लगे सब्सिडी, इंपोर्ट सस्ता कर दिया, एक्सपोर्ट्स महंगा कर दिया। तो कहना इसे जो ब्रिटेन के गुड थे वो सस्ते में मिलने लगे और इंडिया के जो गुड थे वो महंगे में बिकने लगे। तो लोग एनकरेज हो गए कि डिस्करेज हो गए? एनकरेज फॉर ब्रिटिश गुड्स, हाँ, एंड डिस्करेज फॉर
देख नेक्स्ट वाला लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, द इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर सब्जेक्टेड टू हैवी टैरिफ, टैरिफ का मतलब टैक्स, and imports were charged lower tariff or even given subsidies followed by the British. This made the export of finished goods costlier and imports cheaper, जिसके वजह से external as well as domestic demand for Indian products fell sharply and destroying the Indian handicraft market. मतलब ब्रिटिशर्स बहुत दिमाग वाले थे, डिवाइड एंड रूल किया और अलग लेवल का इंडियन इकोनॉमी का बैंड बजाकर चले गए. अच्छा ये जो है ऑल दिस इज रीड वंस, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट ब्रिटिशर्स के वजह से क्या हुआ, कहना इसे इंडिया के अंदर देर वॉज लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया के अंदर चीप मशीन मेड गुड्स मिलने लगे, लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा, ज़मींदारी सिस्टम अगर तुमने सुना रहेगा तो इंडिया के अंदर पहले ज़मींदारी सिस्टम था, फिर हमने वो ज़मींदारी सिस्टम को निकाल दिया. यू हैड टू पे टैक्स टू द जमींदार. ऐसा कुछ मालूम है क्या? अब आया यहाँ पर कुछ डेटा जिसके अंदर वो लोग ने इंडिया का रैंकिंग्स दिया है, तो वो रैंकिंग वाला जो पार्ट है ना वो इम्पॉर्टेंट है. देख इंडिया का पोजीशन वाज 5th इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पिंडल्स ऑफ कॉटन. वो जो कॉटन का रोल बनाते हैं ना, वो कॉटन के रोल को बोलते हैं स्पिंडल्स. फिर इंडिया का जूट इंडस्ट्री वाज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हेवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन इंडस्ट्री वर एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स. इंडियाज आयरन इंडस्ट्री वाज रैंक्ड 8th. ये सब नंबर्स याद रखना पड़ेगा कि व्हाट वाज इंडियाज रैंक. जूट में लार्जेस्ट थे, आयरन इंडस्ट्री में 8th लार्जेस्ट थे, कॉटन के अंदर आई थिंक 5th लार्जेस्ट थे, हम लोग क्या था 5th लार्जेस्ट था. उसके बाद नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी अगर देखो दिखता रहेगा इंडिपेंडेंस का पीरियड फ्रॉम 1947 टू 1991. बेटा देख इंडिया का हालत कितना खराब. इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट कितना परसेंट? 18% लिटरेसी रेट है. मतलब अब इंडियंस एजुकेटेड के अनएजुकेटेड, लिटरेट्स के इलिटरेट्स. इंडिया के अंदर एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 32 ईयर्स. एंड इसी के टाइम पर देर वर 2 मॉडल्स, एक नेहरू जी की मॉडल और एक गांधी जी की मॉडल. नेहरू का मॉडल, गांधी का मॉडल, मतलब वो लोग क्या सोचते थे. नेहरू जी का कहना था कि वी शुड फोकस ऑन हेवी हेवी इंडस्ट्री, वी शुड फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज. वेराज गांधी जी का फिलॉसफी क्या बोलता था? गांधी जी बोलता था स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, MSME सुना है क्या? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. ऐसे कंपनीज के ऊपर अपना फोकस ज़्यादा होना चाहिए. सो देयर वर हाउ मेनी मॉडल्स? 2. एक नेहरूवियन मॉडल और एक गांधीवियन मॉडल. अच्छा अब ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके 2 लाइन ऊपर देख IPR 1948 दिखा क्या? मतलब कहने से इंडिया के अंदर एक पॉलिसी आया था इन द ईयर 1948 जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन. एक और पॉलिसी आया नेक्स्ट लाइन में देख IPR 1956. और बेटा हम कहने के लिए कौन सा इकोनॉमी थे? मिक्स्ड. बट हम सपोर्ट किसको करते थे? पब्लिक सेक्टर को. मतलब कहना से वी वर अ मिक्स्ड इकोनॉमी विद अ सोशलिस्ट पैटर्न. सो देख यहाँ पर दिया है सपोर्टेड एक्सपांशन एंड द स्कोप ऑफ विच सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स वर एनकरेज के डिस्करेज. इसका मतलब वी आवर अ मिक्स्ड इकोनॉमी बट विथ अ सोशलिस्ट पैटर्न. इंडिया का हालत इतना खराब था ना बेटा कि फर्स्ट 3 डेकेड्स 1950 से लेकर 1980 हम 3.5% के ऊपर कभी ग्रो ही नहीं किया. कितना टके के ऊपर? 3.5% के ऊपर का 30 इयर्स में नॉट इवन वंस वी क्रॉस 3.5%. तो वेस्टर्नर्स ने अपने को क्या बोल दिया है? हिंदू ग्रोथ रेट कैन नॉट बी बियॉन्ड 3.5%. कौन सा ग्रोथ रेट? हिंदू. हिंदू मतलब हिंदुस्तान. सो कहना इसे यहाँ पर कहीं तो एक पॉइंट में देख दिया हुआ रहेगा. हाँ ये रहा. इन द फर्स्ट 3 डेकेड्स दिखा क्या? द इंडियाज एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वॉज ओनली अ मॉडेस्ट 3.5%. They believed
that Hindus cannot grow beyond 3.5%. हिंदूज का औकात ही है 3.5% का. अभी जैसे ही औकात का बात आया तो अपना ईगो हर्ट हो गया. इन द वेरी नेक्स्ट डेकेड इंडिया का ग्रोथ रेट 5.6 एंड 5.7% बिकॉज ऑफ राजीव गांधी. जानते हैं राजीव गांधी? इंदिरा गांधी का बेटा. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिसने एक्चुअली में 1980s में वेव ऑफ लिबरलाइजेशन चालू किया. ये तुमको लिबरलाइजेशन का मतलब समझते हैं क्या? व्हाट इज लिबरलाइजेशन? स्ट्रिक्टर पॉलिसीज के इजी पॉलिसीज. इजी पॉलिसीज मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट के कम स्ट्रिक्ट. कोई चीज़ को अलाउ करना कि कोई चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना. इंडिया के अंदर पहले एफडीआई अलाउड नहीं था, एफपीआई अलाउड नहीं था, फॉरेन बैंक्स अलाउड नहीं थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर बेसिकली कुछ अलाउड ही नहीं था. बट 1980s में हमने क्या किया? इकोनॉमी के अंदर क्या लेकर आए? लिबरलाइजेशन. और ये लिबरलाइज 1980s में नहीं आया, 1991 में आया. बट वो जो सोच थी वो 1980s से शुरू हो गई थी. आर वी क्लियर विद दैट? चल, तो यहाँ पर देख, द फर्स्ट मेजर शिफ्ट वॉज इन द मिड 1960s जहाँ पर हम लोगों ने एग्रीकल्चरल सेक्टर में लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे. ज़मींदारी सिस्टम को निकाल दिया था. फार्म कोऑपरेटिव्स लेकर आए थे. टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने फोकस किया था. बट बेटा ये वाला जो पीरियड था ना 1960s से लेकर 1980s तक अपनी बहुत बैंड बजी. देख, आई होप यू इफ यू रेड यू केम अक्रॉस देयर वर वॉर्स, देयर वर ड्रॉट्स. अच्छा, वॉर 1962-61 वी हैड अ वॉर विथ चाइना. वो अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र नहीं, आंध्र तो थोड़ा अंदर आ गया, नीचे भी आ गया थोड़ा. सो कहने से अरुणाचल प्रदेश के लिए वो थोड़ा वॉर हो गया. और तेरे को लगता है इंडिया चाइना के सामने वॉर जीता था? वी हैड लॉस्ट मिजरेबली. वी लॉस्ट सम पार्ट ऑफ लद्दाख ऑल्सो, वी लॉस्ट सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो. उसके बाद अपन एक वॉर हार गए तो अपना ईगो हर्ट हो गया. अपन बोला चलो अभी पाकिस्तान की माँ की आंख, अपन पाकिस्तान का बजाते हैं. 1966 वी हैड अनदर वॉर विथ पाकिस्तान. 1972 वी फॉट विथ पाकिस्तान फॉर बांग्लादेश का फ्रीडम. आई थिंक ये मैंने एक बार शायद डिस्कस भी किया था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था, एंड इसीलिए इंडिया ने दोनों पाकिस्तान को टुकड़े कर दिए. पाकिस्तान का भी दो टुकड़ा हो गया, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान. इज टुडे नोन एज. अभी एक वॉर 25 साल पीछे लेकर जाता है. तो सोच, अपन ऑलरेडी 2 से 3 वॉर तो यही डेकेड में लड़ चुके हैं. अच्छा, ये इतना इनफ नहीं था तो 1966 1967 में देयर वर ड्रॉट्स. ड्रॉट्स का मतलब सूखा, सूखे का मतलब खाने पीने के वांदे हो गए. अब तू सोच, अगर वॉर होएगा, ड्रॉट्स होएगा, फेमाइन्स होएगा तो अपना इकोनॉमी ग्रो कैसा करेगा? सो द पीरियड यहाँ पर देख, फेलियर ऑफ मॉनसून इन द ईयर 1967 एंड 66 वी वर डिपेंडेंट ऑन यूएस. PL 480 का मतलब पब्लिक लेजिस्लेशन 480. PL 480 का मतलब पब्लिक लेजिस्लेशन 480. मतलब वो लोगों को वहां पर कुछ तो लॉस पास करने पड़े इन ऑर्डर टू सेंड गुड्स टू इंडिया. इसका मतलब इंडिया आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है कि इंटरडिपेंडेंट है? अभी ये इंटरडिपेंडेंस फूड में अच्छी चीज है क्या? बस उस दिन हमने रियलाइज किया कि भाई खाने पीने के वांदे नहीं होने चाहिए. इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ग्रीन रेवोल्यूशन. ये कौन सा रेवोल्यूशन? एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी मिला. किसको प्रायोरिटी मिला? और एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग ने क्या लेकर आया? ग्रीन रेवोल्यूशन. आई होप यू ऑल आर अवेयर व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज. ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने किसके प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया? एग्रीकल्चर. अरे पर एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें होती है पागल. मैं बता देता है, सॉरी मैंने तुमको पूछा. इट इज कॉल्ड एज व्हीट रेवोल्यूशन. मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन देखो, अगर याद रहेगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन स्पेलिंग में लफड़ा हो गया. ये व्हीट के लिए था मेजरली. कहना से दिस वाज इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश. यहाँ पर ये बहुत सुपर हिट. और जिसके अंदर अपन ने HYV, बेटा HIV नहीं, HYV हाई यील्डिंग
वैरायटी सीड्स, हमने इरिगेशन पर फोकस किया, HYV सीड्स पर फोकस किया, और हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने का कोशिश किया, वीट का प्रोडक्शन बढ़ाने का कोशिश किया, जिसके वजह से क्या हुआ है, देख यहाँ पर दिया हुआ है, इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजीज, HYV सीड्स, इंटेंसिव यूज ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में क्या आया, ग्रोथ आया, डेवलपमेंट आया, और इंडिया ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट बन गया इन फूड। तेरे को लगता है आज इंडिया फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है? सोच, अ सिचुएशन वेयर वी हैड टू रिलाई ऑन US टू अ सिचुएशन वेयर वी आर सेल्फ डिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने पीने के मामले में किसी और पर डिपेंडेंट रहेगा ना, तो वो देश किते को कभी भी एक्सप्लॉइट करके चला जाएगा। So this was what we achieved because of green revolution. This is very important. The government nationalized how many banks? In which year? Do you know what is nationalization? Nationalization का मतलब क्या है? नहीं मालूम? अहिला, तुम लोग 11वीं 12वीं पास कैसा हुआ है? नहीं दिया उधर। सोचो, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, कुछ तो पता होगा। बोल बोल, गलत होएगा तो भी चलेगा बेटा, गलती हर किसी से होती है, तुम्हारे भी माँ बाप से हुई ना, होती है बेटा, गलतियाँ होती है। बताओ, पर्सनल हो गया, सॉरी ब्रो। सालो तुम लोग को नेशनलाइजेशन नहीं पता है, इट फील्स वेरी पर्सनल के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को नेशनलाइजेशन। अब ये गूगल मत कर दीदी, ये तू क्यों मोबाइल पे इतना रहती है, एक तो मेरे को समझता नहीं, और तेरे को लगता है कि मेरे को कर तो तू भी रही है, झूठ मत बोल। वो क्या आड़ा बैठे, देख चोरी ऐसे कर कि पकड़ी ना जाए, या तो चोरी मत कर। वो कितना शाना, वो चोरी कर रहा था पर पकड़ा नहीं गया। तू दोस्त है, देख ऐसे दोस्त होंगे, दुश्मनों का जरूरत नहीं तेरे को। जाने दो, मैं बताता है। कैन आई से व्हेन यू सेल अ पब्लिक सेक्टर कंपनी टू अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, व्हेन यू सेल अ पब्लिक सेक्टर कंपनी टू अ, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। एंड इसका उल्टा, व्हेन यू परचेस अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, व्हेन अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी इज टेकन ओवर बाय द पब्लिक सेक्टर, व्हेन is taken over by then it is called as nationalization. तो अगर तेरे को याद रहेगा तो एयर इंडिया पहले टाटा का था, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। तो ये जो प्रोसेस था, टेकिंग ओवर ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, इज कॉल्ड एज नेशनलाइजेशन। तो ऐसे इंडिया में कुछ 20 बैंक्स थे। कितना बैंक? 14 इन द ईयर 1969। क्या बात है, कितना गैस भर के लाई है। मूली के पराठे, अच्छा बेंच था, मुझे लगा कहीं यार से ही आवाज निकल रही है। सो पीछे जा नहीं रहा बेटा, तू फैल रही है। तू आज कंटाल गई है। तो ये बोलते पीछे जा रहा है, अरे खुद ब खुद थोड़ी पीछे जाए। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, तू फैल रही है ना, इसके लिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, जाने दे बेटा, इट्स ओके, यू कैन बी एट पीस। और 15 मिनट बोलूंगा तो तू शायद सोई हुई भी दिखेगी मेरे को। सो हाउ मेनी टोटल बैंक्स बेटा? 20। 14 इन विच ईयर एंड अनदर 6 इन विच ईयर? 1980। एज आई टोल्ड यू, 1965 से लेकर 1981 तक इंडिया के लिए बहुत बुरा फेज था। वाई? बिकॉज एक तो हम लोग ने 3 वॉर लड़ा था। एक कॉन्सेप्ट देख, वहां पर लाइसेंस राज दिया है, कोई बता सकता है क्या व्हाट इज लाइसेंस राज? बेटा इंडिया के अंदर कोई भी गुड बनाना था ना, उसके लिए लाइसेंस लगता था। मतलब अगर तेरे को बिजनेस करना है तो तेरे को वो बिजनेस करने के लिए एक लाइसेंस लेने का। अच्छा, लाइसेंस किसके पास से लेने का? गवर्नमेंट। और जैसे ही तू गवर्नमेंट के पास जाएगा, कि नहीं से गवर्नमेंट का तो एक ही काम है, करप्शन। मतलब प्रोसेस बहुत बेटा, आज भी इंडिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 3 महीना लगता है। हाँ मतलब मैंने जब बनाया था तभी तो 6 महीना लग रहा था। रिसेंटली मैंने किसी से बात किया, वो बोलता है 2-2.5 महीने में आता है। आ रहा है फिर भी है। अच्छा चल, 1 महीना लगा एक ड्राइविंग के लाइसेंस को आने को। तू सोच, अगर देखो कोई बिजनेस करने का रहेगा तो वो लाइसेंस के लिए तो प्रोसीजर्स कितने, पेपर वर्क, ये वो फलाना ढिंकना। तो
मतलब कैसा बिजनेस कैसा करना चाहिए मालूम है, जो बहुत इजी हो करने के लिए। इतना सारा रूल्स, इतना सारा रेगुलेशन, तो कोई बिजनेस करेगा क्यों? अच्छा, हर बार अगर गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और मेरे को अगर उसको पैसा खिलाना रहेगा, तो मैं सारा बिजनेस में पैसा डालूं कि गवर्नमेंट को पैसा खिलाऊं? हर किसी के पास तो वो एबिलिटी भी नहीं है ना गवर्नमेंट को पैसा खिलाने का। सो नॉट अ वेरी गुड स्टेट। अच्छा, उसके अंदर फिर क्या हुआ, अपने पास 3 वॉर आया, मेजर ड्रॉट्स आया 1966-67। अच्छा, उसके बाद अगर तुमको मालूम है तो तुमने एक वॉर का नाम सुना था जिसका नाम है गल्फ वॉर। सुना है क्या गल्फ वॉर? एक पिक्चर आया था बेटा, एयरलिफ्ट, इराक, ईरान, कुवैत। हाँ, अभी इराक, ईरान, कुवैत झगड़ रहे, अभी झगड़ वो रहे पर लग अपने गए। बता क्यों? ऑयल। सो कहना से देयर वर ऑयल शॉक्स इन 1973 and 1979 which contributed to the deaccelerated growth in the last 2 decades. अभी अगर ऑयल महंगा हो गया तो बेटा सब कुछ महंगा हो जाएगा। अच्छा, इंडिया के अंदर एक फालतू सा एक्ट था जिसका नाम है MRTP। अंडरलाइन कर तो, MRTP। सुना है क्या कभी इस एक्ट के बारे में? FY/BCom के स्टूडेंट्स हो तो शायद FY/BCom में भी आया रहेगा, पर 11th-12th में भी था ये एक्ट। OCM में था, करेक्ट। तो अगर देखो याद रहेगा कि ना, इसे इंडिया क्या चाहता था कि वापस कोई मोनोपोली क्रिएट हो कि ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कौन सा एक्ट लॉन्च किया? MRTP, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड। अब ये एक्ट क्या बोलता है मालूम है? अगर आपके बिजनेस में 20 करोड़ के ऊपर का फिक्स्ड असेट है, कितना करोड़, तो आप मोनोपोली गिने जाओगे। और हाँ, आपको मोनोपोली, और अगर आप मोनोपोली बन गए तो गवर्नमेंट आपको टेक ओवर कर लेगा, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि कोई भी मोनोपोली बने। मतलब कहने से बिजनेस को एनकरेज किया कि डिस्करेज किया? 20 करोड़ का असेट्स, फिर वो लिमिट को बढ़ाया, 20 का 50 किया, 50 का 70 किया, 70 का 100 करोड़ रुपए तक लेकर गए। अरे पर 100 करोड़ रुपया कोई बिजनेस में बहुत छोटी बात है। इफ यू वांट टू मेक अ multi-billion dollar बिजनेस, 100 करोड़ का असेट्स इज वेरी स्मॉल। तो ये MRTP एक्ट क्या कर रहा था? मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट तो कर रहा था, बट साथ में ग्रोथ को भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। और इसीलिए गवर्नमेंट बोला कि MRTP एक्ट की MBA अपने को MBA मतलब मदर ब्रदर ऑल टुगेदर, अपने को MRTP एक्ट चाहिए। उसकी जगह पर अपन लेकर आए कंपटीशन पॉलिसी। ये कौन सा पॉलिसी? सो यहाँ पर वो नहीं दिया है, आगे कहीं तो दिया हुआ रहेगा, बट देयर वर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस विच वर देयर। आर वी क्लियर विद दैट? आर यू श्योर? चल, नेक्स्ट क्या आया बेटा? द एरा ऑफ रिफॉर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है। देख, मैंने तेको क्या बोला था, अपन ने 1980s तक हिंदू ग्रोथ रेट कितना था? 3.5%। ये बराबर के नहीं बराबर? 1950 से लेकर 1980 तक हिंदू का ग्रोथ रेट 3.5%। बट देख, द वेरी नेक्स्ट 2 डेकेड्स, 1980 2 डेकेड्स नहीं, 2 5-year प्लान्स, 1980 से 85 और 85 से 90, अपना ग्रोथ रेट 5.7 एंड 5.8। अच्छा, कहना इसे इंडिया के अंदर पहले लाइसेंसिंग कंपलसरी था। हाँ, अभी देख गवर्नमेंट क्या बोलता है? लाइसेंसिंग के डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या? लाइसेंस कंपलसरी है, सिर्फ डी लाइसेंसिंग ऑफ 25 कैटेगरीज वॉज डन। पहले तो हर एक के लिए लाइसेंसिंग लगता था, अब वो कम करके कितना कर दिया? कम करके नहीं, 25 इंडस्ट्रीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कम हो गया। दिस वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू मेनी अदर। आज के डेट में लाइसेंसिंग सिर्फ 5 कंपनीज को लगता है। लिकर, सिगरेट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड एरोनॉटिकल स्पेस के रिलेटेड अगर कुछ रहेगा, वो 5 कंपनीज जो है, एटॉमिक एनर्जी, इन एटॉमिक एनर्जी नहीं, वो तो रिजर्व्ड है। ये 5 कंपनीज के ऊपर ही आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, बाकी किसी के लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। अच्छा, अभी इसमें तो पक्का लोगों को डाउट आया रहेगा। कोई यहाँ तक पहुँचा था? यहाँ तक तो था ही मेरे ख्याल से, पेज नंबर 357 तक बोला था।
चलो मेरे को है ना कोई तो ये समझाओ ना, मेरे को समझ नहीं रहा है। ये ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट का फैसिलिटी आया क्या? कौन से ईयर में अपन? 1980s। डू यू थिंक इन 1980s वी हैड इंटरनेट? वी डिडंट। इंटरनेट अच्छा रहेगा भी तो वाईफाई तो नहीं था। तो ब्रॉडबैंड बेटा देख क्या होता है मालूम है, लोगों को लगता है ब्रॉडबैंड मतलब, मेरे को एक स्टुडंट ने कभी तो बताया सर वायफाय आया वायफाय। अरे तिच्या आईला वायफायचा मला काय करायचंय? ब्रॉडबैंड का मतलब क्या? सपोज कर तेरा एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तेरे को अगर एक कार बनाने का है तो तेरे को एक लाइसेंस लगेगा। सोच अब अगर तेरे को एक मिनी ट्रक बनाने का है तो ऑटोमोबाइल, पर उसके लिए तेरे को एक अलग लाइसेंस। तेरे को अगर बड़ा ट्रक बनाने का है तो एक अलग लाइसेंस। तेरे को स्पोर्ट्स कार बनाने का है अलग लाइसेंस। तेरे को कोई हैशबैक कार बनाने का है अलग। मतलब इन शॉर्ट मैं जितने प्रोडक्ट्स बना रहा हूं उसके लिए मेरे को एक अलग, मतलब कहना इसे टू मच प्रोसीजरल डिफिकल्टीज। गवर्नमेंट ने क्या बोला? एवरीथिंग अंडर वन रूफ। मतलब गवर्नमेंट ने ब्रॉडबैंड कर दिया। बोलते अगर तू ऑलरेडी एक लाइसेंस ले लिया ना तो वापस देखो दूसरे कमोडिटी को बनाने के लिए लाइसेंस नहीं लगेगा इफ सेम क्या है, ये सेम कैटेगरी रहेगा। कितना मस्त एक्सप्लेन भी किया देखो लोग ने। अनफॉर्चुनेटली बहुत थियरी है ना तो एक्सप्लेनेशन मिस हो जाता है, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। इट गेव द इंडस्ट्री ग्रुप्स to allow flexibility and rapid changes in their product mix without going in for fresh licensing। मतलब कहने से प्रोडक्ट का मिक्स, टाटा के पास कार भी है, ट्रक भी है, मिनी टेम्पो भी है, उसका प्रोडक्ट मिक्स अलग अलग है। पर पहली जितनी गाड़ियां बनाता था उसके लिए एक अलग लाइसेंस लगता था, अब उसको अलग लाइसेंस लेने का जरूरत। सच अ फैसिलिटी इज कॉल्ड एज ब्रॉड बैंडिंग फैसिलिटी। देख उसके बाद इन अदर वर्ड्स द फर्म्स इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वर अलाउड टू चेंज देयर प्रोडक्ट मिक्स विद देयर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल फर्म्स में स्विच प्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन्स सच एज ट्रक्स एंड, ये बोल रहे ट्रक्स एंड विदाउट अ न्यू लाइसेंस। पहले हर एक के लिए एक, अब गवर्नमेंट ने ब्रॉड बैंड कर दिया। फिर अगर तेरे को याद रहेगा तो एमआरटीपी के बारे में बात किया था, ये किया था। द असेट लिमिट वॉज अर्लियर हाउ मेनी करोर्स, वो बढ़ाकर कितना कर दिया? आज के डेट में एमआरटीपी एक्ट है कि अबॉलिश, और उसकी जगह पर कौन सा पॉलिसी आया? कंपटीशन पॉलिसी। सर आरटीपी 2 आईसीए देती है ना? हाँ देगी, पर ये सवाल आया क्यों? तनीश आरटीपी तो आईसीए, ये आरटीपी नहीं एमआरटीपी। इसको सच्ची में ऐसा डाउट आ सकता है क्या तनिष को? वो मस्ती करता रहेगा तो ठीक है, जाने दो। सो इंडिया के अंदर देर वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ मॉड वैट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। इंडिया के अंदर एक कंपनी आया, एक ऑर्गेनाइजेशन आया जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हर्षद मेहता के स्कैम के बाद इन द ईयर 1992, पर सर इधर तो 1988 लिखा है। इट वॉज अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, मतलब 1992 में उसको स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया गया, क्योंकि फिर रियलाइज हुआ कि कांड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। फिर ओपन जनरल लाइसेंस वॉज एक्सटेंडेड टू अ लॉट ऑफ कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट वाला यहां पर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। The budget of 1986 introduced policies of cutting taxes, liberalizing imports and reducing tariffs. Yeah, are we clear with that? अब ये वाले पेज पर जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द ईयर 1991, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रीड वंस। और मैंने यहाँ तक ही तुम लोग को पढ़ने के लिए बोला था, पर इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। हु ब्रॉट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991? There were two people. One was PV
Narasimha Rao, and the other was MMS. MMS? Manmohan Singh. Manmohan Singh was India's finance minister. PV Narasimha Rao was India's prime minister, and they brought about the changes or the LPG in our country. तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. आई एम अज्यूमिंग के लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स पता था कि इंडिया के अंदर 1991 में वी हैड गल्फ वॉर का क्राइसिस, मतलब ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर ओनली $1.2 बिलियन विच वर सफिशिएंट फॉर ओनली 2 वीक्स. मतलब हालत बहुत ही ख़राब था. इंडिया वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग ब्लैक लिस्टेड बाय द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक. IMF और वर्ल्ड बैंक ने सब कंट्रीज को बोल दिया था कि इंडिया को कोई पैसा नहीं देगा क्योंकि अपन अलग लेवल के भिखारी बन चुके थे. वी वर द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इनडेटेड नेशन इन द वर्ल्ड. तो ये बोलते हैं सर सेकेंड ही तो थे, फर्स्ट थोड़ी थे. देख, पैसा लोन लेना ना गलत नहीं है. गलत क्या है? इंडिया वो कैटेगरी में था. पैसा अरे बेटा हर कंट्री को चूना लगाया, हर कंट्री को बोला तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड, ला पैसा ला. ए तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, ला तू भी पैसा ला. फिर अपन क्या करते थे? इसकी टोपी उसके सर. एक जन से लोन लेकर दूसरे का लोन रीपे करते थे. अरे ये कोई तरीका है लोन रीपे करने का? तूने जो लोन लिया है उस पर्पस से तेरे को पैसा जनरेट होना चाहिए और उसी पर्पस से फाइनेंस करना चाहिए. बट इंडिया ने ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से लोन ले लिया. वर्ल्ड बैंक IMF बोलता है अब इंडिया को बैन करो. एक कंडीशन डाला कि अगर आपको IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए तो यू विल हैव टू ब्रिंग LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंदर PV नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह contributed to India's growth. Are we clear with that? श्योर है? नेक्स्ट लेक्चर के लिए आई वॉन्ट यू ऑल टू कम रेड विथ पेज नंबर 358 से लेकर 362. 5-5 पेज ही दे रहे हैं. देख, आई होप यू ऑल हैव रियलाइज्ड कि कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं. और अगर ये पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ाएगा ना तो तुम लोग सब एक साथ मेरा लेक्चर मास बंक करेगा. बिकॉज देर इज नथिंग इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो, मैंने कोशिश किया कि मैं जितना उसको इंटरेस्टिंग बना सकूं, इंडिया के बारे में स्टोरी टेलिंग करूं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट हियर टू डू स्टोरी टेलिंग. आई हैव टू टीच यू एंड आई शुड इंश्योर कि देख, इसको बनाने के लिए तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता है, पर उसके लिए फिर जो घंटे लगेंगे ना पढ़ने के लिए वो 12-13 घंटे लगेंगे और उसके लिए अपने पास टाइम नहीं है. एक ऐसा चैप्टर जो सेल्फ स्टडी हो सकता है ना, वो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरे को सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर एट द अर्लीस्ट. इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन आई विल कंप्लीट 4 to 5 pages of this chapter and I will be starting with a new chapter that might be international trade. क्योंकि वो पब्लिक फाइनेंस वाला, एज आई टोल्ड यू, आई डोंट नो वेदर आई एम सपोज टू टीच और नॉट. भाविन सर अगर आएंगे तो वो लेंगे, नहीं आएंगे तो मैं ले लूँगा. आर यू ऑल क्लियर? श्योर है? पक्का? आप लोगों ने जो भी रीड किया उसमें से आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है जो मैंने क्लियर नहीं किया है? डन? ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट द बेल आइकन. बाय बाय, टेक केयर. यू ऑल कैन टेक अ ब्रेक. मतलब ब्रेक ही ले लिए. तुम लोग अभी तक यही डिस्कस कर रहे हो. बेटा तुमको नहीं मालूम फाउंडेशन 400 मार्क का? चलो, थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीक.